अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी के दौर में देश ने केवल अपनी समृद्धि नहीं खोई, उससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने खो दिया अपना आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी उपलब्धियों और अपने गौरव पर गर्व करना भूल गए हम। क्या कारण है कि आज आत्मनिर्भरता से विमुख हमारा देश, जो कभी सोने की चिड़िया जैसे अलंकारों से अलंकृत था, आज दूसरे देशों के बीच में एक निर्धन और बेरोजगारी प्रधान देश बनकर रह गया है। और आज़ादी के 73 साल बाद भी आज हम संपन्नता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम बात समाधान की में जयपुर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि एक शिक्षा शास्त्री हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बात समाधान की में। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें, क्योंकि आपका परिचय अपने आप में बहुत बड़ा है। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया आज बात करने के लिए। और आपने जैसे कहा परिचय बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपका बड़प्पन है। मेरे लिए तो मैं इतना जानता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर विनोद शर्मा है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ या एक ट्रेनर हूँ। शिक्षा पर काम करना, शिक्षा पर बात करना, शिक्षा से विकास कैसे हो, शिक्षा में नए नवाचार, उसमें इनोवेशन क्या हो सकता है, इन सब चीजों पर काम करना मेरी रुचि भी है और मैं कर भी रहा हूँ। वैसे तो शिक्षा के अंदर शिक्षा शास्त्री किया हुआ है और इसी काम में ब्रेन साइंस में जो मेरा फील्ड है, इसके अंदर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह भी बनाए हुए हैं, एक किताब भी लिखी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं क्या पसंद करता हूँ या मैं क्या हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ या एक प्रशिक्षक हूँ, ट्रेनर हूँ। तो ये इसी काम पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज जो आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं उसके लिए पूरी तरह तत्पर, तैयार और बहुत इच्छुक भी हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। तो सबसे पहले विनोद शर्मा जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो नई शिक्षा नीति है ये क्या है और ये जो पुरानी जो शिक्षा नीति थी उससे किस तरह से अलग है? जी, शिक्षा नीति में बदलाव आना है अपने आप में एक स्वागत योग्य अच्छा कदम है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है और ये तो समय भी बदलाव का है। लोगों ने तो हर चीज में बदलाव सीख लिया और द चेंज इज परमानेंट, यही कहते हैं। तो मैं तो बहुत समय से कहता आ रहा हूँ कि शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है और खास तौर पे जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक तरह से टीचिंग को ट्रेनिंग फॉर्मेट में बदलने की कोशिश की जा रही है और जो कि होना भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर्स की नहीं, देश में ट्रेनर्स की जरूरत है। ट्रेनर ही बदलाव लाता है। टीचिंग तो बात को बताती है, टीचिंग का मतलब होता है शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग का मतलब होता है इम्पार्टिंग द स्किल, यानी योग्यताओं और दक्षताओं का निर्माण को ट्रेनिंग करती है। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है इसके अंदर। चलिए बात करते हैं पहले नई शिक्षा नीति की और उसके बाद बात करते हैं पुरानी शिक्षा नीति की, दोनों का कंपैरिजन भी करते हैं। नई शिक्षा नीति क्या है? इस फॉर्मेट में 10+2 का फॉर्मेट पहले चलता था, उसकी जगह 5+3+3+4 ये तो सेकेंडरी एजुकेशन तक कर दिया गया है और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन में भी बदलाव किए गए हैं। तो हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन या स्कूली शिक्षा के अंदर क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, 5 का मतलब होता है पहले 5 साल जब शिक्षा शुरू होगी किसी बच्चे की, वो कैसे होंगे। और उसमें जो मेन काम किया है वो किया है प्री स्कूल को, एक तरह से प्ले स्कूल, प्री स्कूल जिसे हम कहते हैं, उसको एक तरह से इस एजुकेशन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले बच्चा 5 साल से पढ़ाई शुरू करता था, अब 3 साल से करेगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से भारत में अगर हम देखते हैं कई जगहों पर, तो वहां पर बच्चे 2.5 से 3 साल से वास्तव में पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पर ये प्राइवेट प्रोग्राम चलता है, जैसे कि प्री स्कूल चलते हैं, प्ले स्कूल चलते हैं। अपने घरों के आसपास जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तो लोग ढूंढ लेते हैं कोई प्ले स्कूल टाइप का, कोई क्रैच इस तरह का, और वहां पर बेसिक लर्निंग के लिए, राइमिंग के लिए, ABCD वगैरह के लिए, इन सबको फन बेस्ड तरीके से सिखाने वाली ऐसी संस्थाओं को लोग ज्वाइन कर लेते हैं और बच्चों को भेजते हैं वहां पर। शायद ये पूरे भारत में सब जगह होता है, इसी वजह से शिक्षा नीति में इसको शामिल कर लिया गया। सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसा नहीं होता था। सरकारी स्कूल के बच्चे शायद प्ले स्कूल नहीं जाया करते थे, तो ये इस तरह से एक प्ले स्कूल और फिर किंडरगार्टन और फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट क्लास तक बच्चों को लाया जा रहा है। तो 3 साल से बच्चा शुरू कर रहा है, जिसमें वो प्री स्कूल में रहेगा, जहां फन बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशन कोर्स को कहा गया है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है बच्चे के रिस्पॉन्सेस तैयार करना। इस कोर्स का एक ही मकसद है कि बच्चे का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो किस तरह से कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स में बदले।
खास तौर पे जैसे कि व्यावहारिक बातें हैं, जैसे कि लेटर्स का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, इंग्लिश में एबीसीडी है, हिंदी में एआई है, राइमिंग है। मकसद है पढ़ना, लिखना, समझना और रिस्पॉन्स करना, बच्चे को सिखाने की शुरुआत करना। इसे फाउंडेशन ईयर कहा गया है। और इसमें जो अगर अपन आज, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी कई जगहों पर हो चुकी है न्यू शिक्षा नीति पर, जो हाईलाइटेड बात है वो इतना सा है कि इसको आप सरल तरीके से समझ सकते हो कि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फर्स्ट क्लास से पढ़ाई शुरू होती थी, तो या प्ले स्कूल नाम की कोई चीज नहीं थी, इवन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं थी। प्ले स्कूल अलग से एक सेगमेंट था, लेकिन अब इसको माना गया क्यों ना इसको बच्चों की शुरुआती शिक्षा के साथ ही जोड़ा जाए। तो शायद ये किया गया है कि एक तरह से प्री स्कूल को वहां पर लिया गया है, फिर किंडरगार्टन, नर्सरी और उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कुल मिलाकर के 5 साल है। कई लोगों को लगता है कि पहले 5 साल है, पहले 5 साल नहीं है। ये बच्चा 3 साल से स्टार्ट कर रहा है और वहां से 5 साल है। पहले 3 साल जो है वो फाउंडेशन के अंदर है और फिर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यहां तक है ये। इस फाउंडेशन ईयर में एक अच्छी बात और डाली है इन्होंने, या एक नई बात डाली है, वो डाली है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका एक तरह से जो वर्चस्व है उसके साथ साथ इन्होंने डाल दिया कि बच्चा अपनी पसंदीदा लैंग्वेज का चुनाव मैक्सिमम लर्निंग के लिए कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं फोकस किया गया कि लर्निंग कौन सी ज्यादा किस तरह के एनवायरनमेंट में हो सकती है, बच्चे की मानसिकता क्या हो सकती है, वहां पर ये फोकस करते हुए इस बार अंग्रेजी ही नहीं बल्कि बच्चे की चॉइस के हिसाब से किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, बच्चा किस में एग्जाम देना चाहता है, किस में पढ़ना चाहता है, ये स्टार्टिंग ईयर्स में रखा गया है। तो इसको फाउंडेशन कोर्स कहा गया है। इसके बाद आता है 5 के बाद +3। +3 का मतलब है जिसको प्री पैरेटरी कहा गया। प्री पैरेटरी का मतलब होता है बच्चों को आगे की जो इंटेलेक्चुअल पढ़ाई होने वाली है या बच्चों को जो लॉजिकल पढ़ाई होने वाली है, बच्चों का जो बेसिक डेवलपमेंट विद्या या शिक्षा करती है उस पर उसका निर्माण करने का प्री पैरेटरी का मतलब होता है कि बेसिक नींव रखने से पहले की तैयारी, जिसमें बच्चे को सिखाना है सेंटेंस कैसे बनाएगा, वो बातचीत कैसे करेगा, वो न्यूमरेसी, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो शिक्षा के 4 आयाम होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकलेक्शन। तो उसकी बेसिक तैयारी कराई जा रही है, यानी कि पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, समझना सीखे, नॉर्मल रिस्पॉन्सेस सीखे, पढ़ाई में सेंटेंस बनाना, आंसर दे पाना, अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा ज्ञान और शब्दों के बारे में जान पाना, इस तरह से नेचुरल रिस्पॉन्स। इसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखी गई है और इसी के साथ साथ इसमें बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकिंग और कई तरह से फन बेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। ये शिक्षा नीति जैसी है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बच्चे की प्राइमरी लेवल की एक एजुकेशन तैयार हो रही है, प्री पैरेटरी या प्राइमरी लेवल की एजुकेशन तैयार हो रही है। इसके बाद में आते हैं अगले 3 साल, यानी कि जो प्री पैरेटरी है वो है 3rd, 4th, 5th, और इसके बाद आ रहा है 6th, 7th, 8th। तो ये जो पीरियड है 6th, 7th, 8th का, इसे मिडिल सेक्शन कहा गया है, मिडिल पीरियड कहा गया है। और इसमें बच्चों का माध्यमिक डेवलपमेंट, जैसे कि पहले माध्यमिक शिक्षा होती थी, राजस्थान में तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना हुआ है, तो उसी तरह से जो बच्चों का सेकेंडरी लेवल पर, एडवांस लेवल पर डेवलपमेंट होना है उससे पहले की तैयारी इसमें कराई जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट एनालिटिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल हो रहा होता है, क्वेश्चंस डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पर जो है खास तौर पर इस शिक्षा नीति में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रटना, दोहराना, केवल सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, पूरी दुनिया में जिस तरह से बच्चे विकसित हो रहे हैं उसी तरह का एक फ्लेवर दिया जा रहा है। कोडिंग जैसी बात की जा रही है कि कोडिंग भी बच्चों को सिखाई जाएगी, और इंटर्नशिप यानी बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, लाइफ स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए अपने शहर में कहीं पर भी इंटर्नशिप करने जा सकता है। खासतौर पर बच्चे प्लम्बिंग स्किल, इलेक्ट्रिशियन की स्किल, गार्डनिंग स्किल, इस तरह की स्किल सीख सकते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग किया गया। अब इसी के साथ जो आगे का सेक्शन रखा गया है वो रखा गया है सेकेंडरी लेवल, वो थोड़ा बढ़ गया है इस बार। ये है 9th, 10th, 11th, 12th, जिसके अंदर बच्चे सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहले तो सब्जेक्ट जो लिया करते थे बच्चे, वो एक सब्जेक्ट लिया करते थे, यानी कि अगर मैं या तो साइंस ले सकता हूँ या आर्ट्स ले सकता हूँ, कॉमर्स ले सकता हूँ। और जैसे आईबी बोर्ड्स के अंदर होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी बच्चा इंटरेस्ट पे ले सकता है, यानी बच्चे अपने रुचि के सब्जेक्ट में अपना भविष्य बना सकते हैं, रुचि के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी कॉम्बिनेशंस दिए जा रहे हैं। शायद ये प्री डिसाइड कॉम्बिनेशंस होंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये बताएगी कि आप इतने सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशंस में से कोई भी तरह का अपने लिए पढ़ाई चूज कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो कि साइंस का बच्चा
हिस्ट्री ले सकता है या कॉमर्स ले सकता है, इस तरह से कंबाइंड सब्जेक्ट्स में तैयारी कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव इस पीरियड में रखा गया है। इसमें बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं दोनों टाइम रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी सेमेस्टर पैटर्न के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को पढ़ाई तो अब ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट। और इसमें जो नया जो बदलाव आया वो आया है कि मार्कशीट की जगह इवेल्युएशन पर फोकस किया जाए। इसका मतलब हो गया कि एक बच्चा खुद को इवेल्युएट कर रहा है, उसके सहपाठी, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी उसके बारे में इवेल्युएशन दे रहे हैं और टीचर भी अपनी तरह से अपना एक कोई ना कोई टीचर भी उसका इवेल्युएशन कर रहा है। ऐसे करके कंबाइंड इवेल्युएशन के आधार पर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को शायद प्रस्तुत किया जाएगा। अपने आप में अगर ये होता है तो ये अद्भुत प्रयोग है, अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें जब ऐसा होगा तो बच्चे का मेरे हिसाब से उसके मार्क्स कितने हैं उसकी बजाय ये पता लगेगा कि बच्चा एज ए पर्सनैलिटी कैसा है, यानी कि ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा एवरेज है, इस बच्चे का कौन सा क्वेश्चन डेवलप्ड है, कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप्ड है। आई डोंट नो कि वो किस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे, उसके अंदर इनके पास में जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो क्या होगा, उसके ऊपर तो ज्यादा प्रकाश अभी नहीं डाला गया, पर ये बताया जा रहा है कि ये ही इनका मतलब इस नई शिक्षा नीति की सोच है। मैं जिस तरह से इसको देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं टीचिंग को ट्रेनिंग में बदलने का एक प्रयास शिक्षा नीति अपनी तरफ से रेखांकित करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो ये नई शिक्षा नीति है ये भारत में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर सकती है? हाँ, अब देखिए नई शिक्षा नीति बदलाव तो कितना लाएगी वो तो उसके लागू होने के बाद के कुछ वर्ष बताएंगे, लेकिन अगर इसको ऐसे ही लागू किया जाता है तो बड़े बदलाव दिखाई देंगे। अगर मैं ये मान लूं कि ये आइडियल एनवायरनमेंट में बनी हुई है और ऐसा ही नीचे का एनवायरनमेंट सपोर्ट कर जाता है और ये सेम टू सेम लागू हो जाती है तो काफी सारे बदलाव होंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को लॉजिकली इंटेलेक्चुअली डेवलप करने पर बात की जा रही है। आप ये देखिए कि भारत के अंदर अभी तक जो एजुकेशन है वो मार्कशीट डेवलपमेंट पर बनी हुई है, एमएसवी कहते हैं, मार्कशीट वैल्यू, यानी कि उसके मार्क्स के आधार पर एक बच्चे के बुद्धिमत्ता का चयन किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए लेकिन हाईली सक्सेसफुल है, ऐसे भी कई लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए उसके बाद भी स्ट्रगलर है। तो धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़ाई में एकेडमी में स्ट्रांग नहीं थे पर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देश का 97% युवा ऐसा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद में कभी समझ नहीं पाता कि आगे क्या करूं और कुछ ना कुछ राय लेता रहता है, नए नए कोर्सेज करता रहता है, थक हार के लास्ट में जो जैसी आजीविका के लिए कुछ मिल रहा होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। केवल 3% सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट है, जिसमें 3% लोग ही भारत के ग्रेजुएट ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करते ही डिजायर्ड सक्सेस पे होते हैं। मान लो लक्ष्य था आईएएस बनना तो बन जाते हैं, लक्ष्य था बड़ा बिजनेसमैन बनना तो बन जाते हैं, लक्ष्य था किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पे मैनेजर बनना तो बन जाते हैं, लेकिन बाकी युवा भटके हुए रहते हैं। कारण क्या है? इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति तो एक तरह से दिखाई ऐसी ही दे रही है कि ये बच्चों के मार्क्स का नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है। शिक्षा के ऊपर हमने बात की, शिक्षा का मकसद क्या है, शिक्षित होना किसे कहते हैं, होता क्या है शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब सिंपल है, रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सीखना, इंटेलेक्ट डेवलप करना, बुद्धिमान बनना, समझदार बनना। इस दुनिया में कोई भी इंसान जो समझदार है वो कभी दुखी नहीं हो सकता और जो दुखी है उसमें समझदारी की कोई ना कोई कमी है। कोई भी इंसान जो इंटेलिजेंट है वो हमेशा चैलेंजेस को एक पजल की तरह, एक सिचुएशन की तरह लेगा और कहीं ना कहीं सोल्यूशन माइंडसेट रहेगा उसका। और जो समझदार नहीं है वो इंसान जिसका बेसिक प्रज्ञा, बेसिक नॉलेज सपोर्ट नहीं करती है, वो हमेशा चैलेंजेस के अंदर डर जाएगा, घबरा जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और किसी अच्छे, अपने आप ही कुछ अच्छा होने का इंतजार करने लग जाएगा। तो वो लोग जो किसी भी तरह की परिस्थिति में कुछ करके दिखाने को तैयार रहते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और दूसरे लोग जो कुछ होने का इंतजार करते रहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। भारत की अभी की शिक्षा पद्धति जो बच्चों को मार्कशीट पर तो डेवलप करती है लेकिन व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान नहीं बना पाती है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, वहां पर बड़े चैलेंजेस देखने को मिले। तभी इतनी हालत और तभी शायद नई शिक्षा नीति लाने की जरूरत पड़ी, राइट। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए, पढ़ाई में टीचिंग को ट्रेनिंग में बदलने के लिए और बच्चे के बेसिक व्यवहारिक ज्ञान को किसी तरह से प्रज्ञा में, इंटेलिजेंस में बदलने का एक प्रयास है। लेकिन ये तभी है जब ऐसा का ऐसा ये लागू भी होता है।
जो आपने जानकारी दी है वो वास्तव में बहुत अच्छी है, और मैं एक सवाल और हमारे जहन में आता है कि जो ये नई शिक्षा नीति है इसको लागू करने में, भारत में लागू करने में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या क्या समस्याएं इसमें आ सकती हैं? देखिए, किसी भी नई चीज को लागू करने में समस्याओं का या किसी तरह के चैलेंजेस का होना तो बड़ा लाजमी सा है, लेकिन भारत की शिक्षा नीति में को पूरी तरह से बदल के लागू करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रयोग साबित हो सकता है। कारण क्या है कि जैसे सिंगापुर से कुछ बातें उठाई गई हैं या यूरोप से ली गई, अमेरिका से ली गई, आइडियल सिचुएशन में इसको बनाया गया कि ऐसा होगा, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन भारत का जो कहानी है वो अलग है। यहाँ तो घाट घाट पर पानी और घाट घाट पर वाणी बदलती रहती है, लोगों की सोच अलग अलग है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, डिस्टेंस एजुकेशन भी है। गवर्नमेंट स्कूल की भी अलग अलग तरह की हालत है, प्राइवेट की भी अलग अलग तरह की हालत है, कई तरह के बोर्ड्स हैं। एनसीईआरटी जो सिलेबस बनाती है उसको पूरा आगे चलाने के लिए लोगों के अलग अलग करिकुलम है। अब भारत में बिहार की एजुकेशन अलग तरह की है, यूपी की एजुकेशन किताबों में सेम है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका, उससे बनने वाला मानव मस्तिष्क का विकास और वहाँ का जो सोच है, साइकोलॉजी है, वो हर जगह की अलग अलग है। यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, राजस्थान की अलग है, कर्नाटक की अलग है और दिल्ली की अलग है। आप देख लीजिए ना, कहीं पे किसी लैंग्वेज का विशेष प्रभाव है तो कहीं पे किसी सब्जेक्ट का विशेष प्रभाव है, कहीं पे सरकारी नौकरी को चलाना है तो कहीं प्राइवेट नौकरी को चलाना है। एक तरह से पूरी तरह से विविधताओं में बटा हुआ है शिक्षा के मामले में भारत। अब यहाँ पर एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना और पूरे भारत के सारी स्कूलों को एक पेज पर ले आना अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा विलक्षण प्रयोग होगा और इसमें चैलेंजेस तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम इसे आइडियल ऊपर के तौर पर आइडियल बना रहे हैं, ड्राफ्ट के तौर पर बना रहे हैं या एक बात तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो ग्राउंड है क्या वो वैसा हो पाएगा? आपकी क्रिकेट खेलने का कौशल केवल काफी नहीं होता, वो पिच कैसी है वो भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब इसी तरह से इसके अंदर दूसरी बात भी, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर हमने हमारे इस एजुकेशन में जो सबसे बड़ा काम करना है वो करना है इस एजुकेशन को चलाने वाले लोग, यानी टीचर हैं या ट्रेनर हैं या जिसे हम ड्राइवर कह सकते हैं, कि मान लीजिए एजुकेशन की गाड़ी चलाने वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, पहले उनका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हो जाएगा। और उनका प्रशिक्षण हो पाएगा या नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे होगा, क्योंकि कई तरह के टीचर हैं, टीचर की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अंतर है, कोई कैसा पढ़ाता है, कोई कैसा पढ़ाता है, खुद के लेवल पे कितना है, वो भी उनके परिवेश, आसपास का एनवायरमेंट, स्कूल के अंदर की हालत पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो टीचर है उनकी पहले तो ट्रेनिंग कराना, उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार करना। अब हर स्कूल के अंदर अगर वोकेशनल एजुकेशन भी है तो क्या उसके अलग से फैकल्टी हायर की जाएगी या उन्हीं को ही ट्रेन किया जाएगा जो पहले से टीचर है वो ये भी पढ़ाएंगे। इवेल्युएशन के लिए तैयार करना, जो कि मार्कशीट के ऊपर भी काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको ये तैयार करना कि कैसे बच्चों का हॉलिस्टिक इवेल्युएशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण प्रोग्राम बन जाएगा। मुझे तो लगता है नई शिक्षा नीति बच्चों के से ज्यादा तो टीचर और टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए आई है, इनकी तैयारी के लिए आई है, इनको पढ़ाने के लिए आई है, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें एक और बात आती है, इसमें तीन बातें कौशल जी। सबसे पहले तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग और फिर स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको लागू करने की अपनी एक व्यवस्था। तो ये तीनों कैसा होगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत ही आइडियल स्कूल के हिसाब से बनी हुई है। अगर ऐसा करना है तो हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, हर स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी, हर स्कूल के अंदर उसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग, एनवायरनमेंट, फन लविंग, फन एक्टिविटीज, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सबके लिए वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहां पर इतना स्टाफ और बड़ा, यहाँ पर पहले अभी मार्कशीट लेवल की एजुकेशन के अंदर ही टीचर्स का इतना अभाव है, तो वहां तो उल्टा स्टाफ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक एक चीज के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मेरा एक एग्जांपल इसमें यह है कि जो लोग अभी तक कार या बस भी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, क्या आपने कार को हवाई जहाज बना दिया है तो वो उसको उड़ा लेंगे क्या? यानी उनको भी पायलट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कार का हवाई जहाज बन गया है तो टीचर का पायलट बनना है, ड्राइवर का पायलट बनना भी जरूरी होता है। क्या नए पायलट हायर किए जाएंगे, इन सबको हटा दिया जाएगा या इन्हीं को पायलट बनाने की कोशिश की जाएगी? एक टीचर का अलग सोच होती है। आज भारत में टीचर बनने के पीछे अलग अलग तरह की सोच होती है। कई बार तो सुनने में आता है कि ये बहुत
आराम वाली जॉब है, इसलिए इसे करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है और मैंने टेस्ट लिया, बहुत सारे टीचर्स का, वो बीएड करके आते हैं और बीएड में ये बताया जाता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। उसके बावजूद वो अपनी बीएड की प्रैक्टिस को क्लासरूम में नहीं करते और वहां पर सिर्फ एक डोमिनेटिंग टीचिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे और टीचर के बीच में एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो वहां पर ऐसी सोच के साथ इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए दो बातें होंगी, या तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए ट्रेनर्स हायर करेगी जो कि बहुत महंगे होते हैं, उतना बजट तो फिर 6% काफी नहीं है, और ये बाकी टीचर से हटा देंगी क्या? इनको अगर रिट्रीट प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में तैयार करेगी तो एक सवाल आता है कि इनके लिए ट्रेनर्स कहाँ से लाएगी? तो अपने आप में ये टीचर्स की ट्रेनिंग भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है यहाँ पर। अगर हो भी जाता है तो एटीट्यूड क्या वैसा ही हो पाएगा कि हमें बिल्कुल वो सर्व करना है जैसी ये पॉलिसी कह रही है? बच्चों तक वो एक एक स्किल को इम्पार्ट करना है। तो ये सारी बातें एक बड़ा लंबा समय लेने वाली है। इतनी जल्दी इसका लागू होना, जैसा कि बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह दिखाई देता है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर वो सच में जरूरत है तो 6% का जीडीपी बजट तो काफी नहीं, जहां रक्षा बजट हमारा 23%, 25% से ऊपर होता है, जबकि शिक्षा रोज होती है। रक्षा एक फ्यूचर की व्यवस्था है कि जिंदगी में कभी हमें रक्षित होने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक डिफेंस है, वॉर होती है तो तैयारी है, तो उसका अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। तो शिक्षा तो बेसिक है, जरूरत फाउंडेशन है और डेली हो रही है। तो क्या ये 6% का बजट सारे स्कूलों के अंदर और बाहर के हालात बदल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसा करने के लिए इतना इंटेलेक्चुअल, इतना सोफिस्टिकेटेड मॉडल लाने वाली एजेंसीज कौन सी होगी? तो ये दूसरी बात आती है। और तीसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इस प्रोसेस को लागू करना। क्या ये फॉर्मेलिटी बन के रहेगा आगे, या वास्तव में ऐसा लागू भी होगा? बीएड अगर आप ढंग से करके आए हैं तो वहां पर ये सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे, उसे लेसन प्लान बनाया जाता है। लेसन प्लान भी स्किल्ड बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। आप चाहे तो किसी बीएड कॉलेज जाकर देख लीजिए, उसमें प्रॉपरली लेसन प्लान बनता है, प्रिएम्बल बनती है, प्रॉप्स यूज होते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, किसी भी स्कूल में आप चले जाइए जहाँ साल में बीएड के लोग इंटर्न करने आते हैं, बीएड के लोग जब प्रैक्टिकल करने आते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे जब उनको इतना पसंद करने लग जाता है कि जब वो टीचर छोड़ के आते हैं। जब मैं बीएड मैंने किया था तो पुरी जिला स्कूल उड़ीसा के अंदर जब मैंने वहां पर ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकल बीएड के अंदर पढ़ाया मैंने, जब मैं छोड़ के आ रहा था बच्चे रोने लगे, कई तरह के गिफ्ट्स लेकर के आए। टीचर के साथ ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ बीएड में देखने को मिलता है, देखिए आप, राइट। और हम पूरा प्लान बना के आते हैं, कई तरह के घर पे बैठ करके मॉडल्स तैयार करते हैं, सब कुछ करके बीएड कर देते। तो अगर आज शिक्षा नीति में लर्निंग के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग या स्किल की बात हो रही, तो वो तो हमारे बीएड में पहले से ही है। उसी को शायद अब प्रैक्टिकल करने पर एम्फेसिस किया जा रहा है एक नीति बना करके, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। यही तो हमें सिखाया गया कि हमें ऐसे ही पढ़ाना है, वो तो पढ़ाते नहीं है टीचर। यहाँ तक कि आज आप टीचर से, बीएड के अंदर 3 सब्जेक्ट चलते हैं इंपॉर्टेंटली, शिक्षा प्रविधि, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन। तो अगर आज उनसे सवाल पूछे जाए किसी भी टीचर से इनके ऊपर, तो वो कहते हैं मैं तो भूल भाल गया, बहुत पुराना है। ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन में जो बेस फंडामेंटल अगर इंसान भूल जाएगा, अगर डॉक्टर बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना, स्टेथोस्कोप यूज करना, यही भूल जाएगा, डायग्नोसिस देखना भूल जाएगा, तो वो क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं। कोई ड्राइवर अगर लाइसेंस तो ले लेगा लेकिन गाड़ी चलाने की बेसिक स्किल भूल जाएगा, उसको ये नहीं पता कि क्लच कैसे लगाना है, ये कैसे करना, तो क्या वो गाड़ी चला पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएड की डिग्री है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएड का स्किल इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो नहीं होने की वजह से शायद इस चीज को ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको लागू करेंगे कैसे, ये प्रैक्टिकल में आएगा कैसे? जैसे कि अभी आपने बात की थी, डेनमार्क में अगर आप देखते हैं, सिंगापुर में आप देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में डेनमार्क सबसे अच्छा है। वहां पर जैसी पॉलिसी बनाई जाती है वैसे ही नीचे का एनवायरमेंट सपोर्ट करता है, कोई भी गैप नहीं है। सिंगल यूनिफॉर्म एजेंसीज काम करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी एजुकेशन है, प्राइवेट लेवल की कोई एजुकेशन नहीं है। अगर होती भी है तो गवर्नमेंट के साथ टाइप करके करना पड़ता है, और वहां की एजुकेशन ही उस देश को खुशहाल बनाती है। आप देखिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट 100% है, पॉवर्टी 0% है, इलिटरेसी 0% है, खुशहाल देश है, वर्ल्ड के टॉप हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आता है। वो खुद कहते हैं कि वी गिव दिस क्रेडिट टू अवर एजुकेशन फाउंडेशन, एजुकेशन पॉलिसी। तो कहने का मतलब ये बिकॉज क्योंकि वहां पर जैसा वो बनाते हैं वैसा नीचे एग्जीक्यूट होता है, ऊपर नीचे की मेंटालिटी, एटीट्यूड, साइकोलॉजी सब सेम है, राइट।
अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है, यूरोप के साथ भी ऐसा ही है। अब भारत ये प्रयास कर तो रहा है, लेकिन क्या भारत का नीचे का धरातल इस आइडियोलॉजी के साथ, इस आइडियल मैकेनिज्म के साथ में कंफर्टेबल हो पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या नीचे तक आते आते एजेंसीज तो अलग अलग तरह की है, यहाँ पर इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या ये सारी चीजें एक पेज पर आ पाएंगी? ऐसा करने के लिए कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा हरक्यूलस टास्क होगा? मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से, देखिए गवर्नमेंट के अच्छे प्रयास रहे हैं, गवर्नमेंट ने जनधन योजना चलाई, लोगों के खाते खुलवाए, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी किया, सब किया, लेकिन ये सारी चीजें टॉप टू बॉटम कंट्रोल में पॉसिबल थी इस वजह से। दूसरी बात है कि ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से फंडामेंटल नीड्स की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा जो लाइफ में नीड्स है उसकी आवश्यकता, जैसे कि जीएसटी व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और नोटबंदी भी फाइनेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, या जनधन योजना हर आदमी का खाता खुलवाने के लिए। लेकिन एजुकेशन तो बेसिक नीड है, बेसिक नीड का कैनवास बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उतनी आसानी से इसको ला पाना, एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ अगले ही दिन से लागू हो पाना, अभी अपने आप में बड़ी बात होगी। जैसे मैं कोरोना का एग्जांपल देता हूँ, टॉप लेवल पर स्टेटमेंट आती है कि कोरोना को डील करने के लिए आप इस तरह का व्यवहार रखिए, ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, इस तरह से मास्क पहनिए, सब कीजिए, लेकिन आप पूरे दिन का चक्कर लगा के देखिए कैसा हो रहा है, क्या हो पा रहा है, राइट? तो बात यह है कि एक नीति के तौर पर लागू होना, नीति के तौर पर उसको एनफोर्समेंट में लाना, लागू करना एक अलग बात है, और प्रैक्टिकली उसका प्रयोग में रह करके वास्तव में एक विकास बन जाना एक दूसरा सिनेरियो बनेगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अगर वैसी व्यवस्थाएं नीचे नहीं आती है तो ये कई जगह पर एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। मैं इसको एक नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया या एटॉमिक चेन रिएक्शन से समझाना चाहूंगा आपको। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या है कि परमाणु की एक श्रृंखला अभिक्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अगर उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाता है तो एटम बम बनती है, और कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हमारे बच्चों का आगे का भविष्य भी ऐसा ही है, इनकी नॉलेज स्किल में बदल के कंट्रोल होती है, तब तो ये विकसित और देश के लिए एसेट्स बनेंगे। और अगर नॉलेज तो बहुत सारी आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत बुद्धिमान भी हो गए, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं सही नहीं मिल रही है, तो इसी नॉलेज का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, जो कि एटम बम भी बन सकता है। इस शिक्षा नीति को लेकर के भी मैं यही बात कहूंगा कि इसे लागू करते वक्त ये अपने आप में एनर्जी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा की तरह आने वाली है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है, लेकिन क्या अपने पास नियंत्रक है? क्या ये एटम बम बनेगा या इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, या ये कंस्ट्रक्शन बनेगा या डिस्ट्रक्शन बनेगा? जो है वो भी बिगड़ जाएगा या वास्तव में लागू हो पाएगा, ये तो भविष्य की एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है, अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसका इंतजार है। बहुत बढ़िया। तो आपके दृष्टिकोण में नई शिक्षा नीति को लागू करने में क्या सुधार की जरूरत है? सुधार की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि टैंक आ रहे हैं, लेकिन टैंक सड़क पर कैसे चलेंगे, तो सड़कें सारी बनानी पड़ेगी, तो ये है, राइट, वरना तो सड़कें टूट जाएंगी। तो सुधार की आवश्यकता न सिर्फ इस शिक्षा नीति को लागू करने में है, बल्कि शिक्षा नीति के अंदर भी मुझे नजर आ रही है। देखिए, मैं एक पिरामिड दिखाता हूँ आपको, 2014 में बनाया था मैंने ये पिरामिड। इसमें नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए कौन कौन से स्किल्स किस तरह से डेवलप होने चाहिए हमने बताया था। नई शिक्षा नीति में ऐसी ही स्किल्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन क्या नई शिक्षा नीति का कोई एक नया ड्राफ्ट आता है जो समझा सकता हो कि वास्तव में कौन से स्किल्स? जैसे कि मैं बताता हूँ, बच्चे जिस तरह से बॉडी का फूड है खाना पीना, दिमाग का फूड होता है नॉलेज और स्किल। जैसा हम खाएंगे पिएंगे वैसा ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, वैसे ही हम या तो स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमारा दिमाग का नॉलेज और स्किल होगा, वैसे ही हमारे दिमाग का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, और वैसा ही हमारी लाइफ में हमारी तरक्की होगी। तो मैंने ये बताया था कि पिरामिड का मतलब होता है नीचे चौड़ा ऊपर सकड़ा। कौन से स्किल किस मात्रा में, किस रेशियो में पहले आने चाहिए, वो सारा समझाने की कोशिश की थी। डॉक्टर BF स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने स्किल्स पे जोर दिया, स्किल डेवलपमेंट पे। तो मैंने एक पिरामिड तैयार किया और मैंने बताया कि सबसे पहले बिहेवियरल स्किल, उससे कम जरूरी पर जरूरी पीपल स्किल एंड रिलेशनशिप स्किल, यानी कि फैमिली सोसाइटी। उससे कम जरूरी पर जरूरी मॉरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, उससे कम जरूरी पर जरूरी पर्सनलाइज क्वेश्चन, उससे कम जरूरी पर जरूरी एनालिटिकल स्किल, सही गलत का पता होना,
उससे कम जरूरी पर जरूरी इमोशनल क्वेश्चन, उससे कम जरूरी पर जरूरी लाइफ स्किल एंड पॉजिटिविटी, उससे कम जरूरी पर जरूरी एंटरप्रेन्योरियल स्किल, उससे कम जरूरी पर जरूरी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, उससे कम जरूरी पर जरूरी एकेडमिक परसेंटाइल। इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये पिरामिड इसी रेशियो में जरूरी है, ऐसे स्टैब्लिश होगा। इंडियन पेरेंट को लगा कि भैया एकेडमिक परसेंटाइल ज्यादा जरूरी है, अगर विनोद शर्मा जी भी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब नीचे से ऊपर सारे स्किल जरूरी है, तो उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। अब ये पिरामिड अगर उल्टा हो जाएगा तो उसका बैलेंस कैसा होगा, बस ऐसे ही अभी बच्चों की लाइफ है, राइट। क्योंकि भाई स्किल तो बाद में सीखते रहेंगे, पहले जरूरी है एकेडमिक्स। शायद नई शिक्षा नीति को बनाते वक्त विद्वानों को इस बात का पता चला कि नई स्किल ही ज्यादा जरूरी है, उन्होंने भी पढ़ा हुआ बीएफ स्किलर को, तब जाकर उनको लगा कि चलो स्किल डालते हैं। पर कौन से स्किल्स किस रेशियो में होंगे, क्या इसका नई शिक्षा नीति को पता है? अगर इवेल्युएशन करने जाएगी वो, तो क्या इवेल्युएशन में मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल क्वोशंट्स, जैसे कि आईक्यू का इवेल्युएशन होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपका और मेरा आईक्यू निकल सकता है। इसी तरह से आईक्यू नहीं होता ब्रेन के अंदर तो एक्यू एनालिटिकल क्वोशंट, सीक्यू क्रिएटिविटी क्वोशंट, डीक्यू डिविनिटी क्वोशंट, एसक्यू सबकॉन्शियस क्वोशंट, एसक्यू2 स्पिरिचुअल क्वोशंट, एसक्यू3 सोशल क्वोशंट, आईक्यू2 इनोवेटिव क्वोशंट, ओक्यू ऑब्जर्वेटरी क्वोशंट, टीक्यू टेक्निकल क्वोशंट, पीक्यू पर्सनलाइज क्वोशंट, ईक्यू इमोशनल क्वोशंट, इतनी सारी क्वोशंट होती है। तो इनका डेवलपमेंट, इनका इवेल्युएशन चेक करने के लिए इस तरह के एक्सपर्ट की व्यवस्था क्या हर स्कूल के पास हो पाएगी? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती है 8 तरह की होती है, क्या उसी के हिसाब से ये हो पाएगा? तो ये सारी बातें एक तरह से स्टाफ की क्वांटिटी तो बढ़ाती ही है, इस पर ट्रेनिंग और इसका वास्तविक रूप में होना बच्चों से पहले स्कूल प्रशासन के लिए एक चैलेंज की तरह नजर भी आता है। मैं तो कहता हूं कि क्या एजुकेशन की पॉलिसी में भी इसको कहीं डाला भी गया है? मैं तो क्या होती है बेसिक एजुकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर, शिक्षा का अंतर का स्ट्रक्चर क्या है, होती क्या है शिक्षा? शिक्षा क्या होती है? एक सवाल मैं बताता हूँ, एक सवाल आपने भी पूछा, मैं बताता हूँ आपको। बीएड पढ़ने जाओ, सारी चीजें वहीं से मिल जाती है। विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा जीवन में भविष्य के प्रश्नों को उत्तर देती है कि जीवन में हमें करना क्या है। इंडिया की एजुकेशन तो ऐसी है जिसमें तो पढ़ाई पूरी करने के बाद सवाल पैदा होता है कि जीवन में करना क्या है, क्योंकि पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना। दूसरी बात, शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। इंसानी दिमाग को व्यवहार पर तैयार किया जाता है जीवन में प्रतिक्रियाओं के लिए। जीवन दो ही चीजों से बना हुआ है, परिस्थिति और प्रतिक्रिया। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल। प्रतिक्रिया हमारे कंट्रोल में होती है, जिसी के लिए हमें तैयार किया जाता है, हमें समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बनाया जाता है। तेज दिमाग, अच्छा भविष्य, बस सिंपल सी बात है। लेकिन इसको कौन बताएगा कि दिमाग अभी कैसा है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि अगर आपको बुखार है, थर्मामीटर से पता चल जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो बीपी की मशीन स्पिग्नोमेनोग्राफ से पता चल जाएगा। लेकिन एक इंसान का अभी दिमाग कैसा है और भविष्य में उसमें कितना डेवलपमेंट करना है, किससे पता चलता है? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान की डेफिनेशन है, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के आगे का बात आती है शिक्षा। शिक्षा क्या है? मान लीजिए एक इंसान का दिमाग चेक किया और पता लगा वो आइडियल नहीं है, उसमें बहुत सारे बदलावों की जरूरत है, बेसिक रॉ नॉलेज भी बहुत कम है, रिस्पॉन्सेज जो है वो प्राकृतिक रिस्पॉन्स है, जानवरों की तरह। इसे कंट्रोल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना, आइडियल बनाना है। तो आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको शिक्षित करना पड़ेगा। तो व्यवहार परिवर्तनी शिक्षा, शिक्षा करती है व्यवहार में परिवर्तन। एक इंसान को ट्रेनिंग और टीचिंग जब दे दी जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। एक गाँव, एक कैसा भी इंसान उठा के लाइए जो रॉ हो, जिसका रिस्पॉन्स वाइल्ड हो, उसको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए, अच्छे लोगों के बीच में रखिए, उसका व्यवहार बदल जाएगा। व्यवहार परिवर्तनी शिक्षा। तो अगर ये फंडामेंटल बात है तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यूज किया जा रहा है? क्या इमेजिनेशन, एसोसिएशन, प्लेटो ऑफ लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है? क्या शिक्षा दर्शन को पढ़ा गया, वहां लिया गया? दर्शन में 3 बातें होती हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। प्रकृतिवाद का मतलब होता है इंसान जानवर जैसा, जैसा प्रकृति चाह रही है वैसा इंसान रिस्पॉन्स कर रहा है, जो मन में आ रहा है कर रहा है। ऐसे तो इंसान को मार भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन ऐसा ना करे, इसके लिए आदर्शवाद बना कि भाई इंसानी जो विकास और ताकत है, इंसान का दिमाग और ताकत है, वो सही दिशा में कैसे चले, उसके लिए आदर्शवाद है। और आदर्शवाद को प्रयोजनवाद के साथ जोड़ा गया कि उसका प्रयोजन क्या है, मानवीय सभ्यता और समाज का आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा, ये सारी बातों को इसमें डाला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सवाल ये है, क्या एजुकेशन पॉलिसी एक टेक्निकल ग्राउंड पर बनाई गई है? देखिए, आपने ऑटो देखा है, ऑटो के 3 पहिए होते हैं। इसी तरह से
एजुकेशन के भी 3 पहिए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्रविधि, शिक्षा दर्शन। अब अगर एक ही पहिए पे बना दिया गया है इसको टेक्नोलॉजी पे, इसमें ऑनलाइन लर्निंग रखी गई है, स्मार्ट लर्निंग रखी गई है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें बताई जा रही है, गैजेट बेस्ड लर्निंग रखी गई है, बहुत सारे नए नए प्रयोग किए जाएंगे, स्किल प्रोग्राम रखे जाएंगे, लेकिन क्या शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का समावेश है? अगर वो नहीं है तो ये एक पहिए पे ऑटो कैसे चलेगा? ये अपने आप में एक सवाल रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षा पद्धति के अंदर जो सुधारों की सर आप बात कर रहे हैं वो सब तभी पॉसिबल है जब इसका कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट आता है कि ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट इसमें इस तरह से होंगे। सब्जेक्ट इसमें अभी भी आ रही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस एजुकेशन पॉलिसी में मुझे नजर नहीं आई, पढ़ाई के 4 आयाम होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकलेक्शन। पढ़ना, लिखना और समझना सिखाने के लिए तो बहुत सारा काम इसमें दिखाई दे रहा है, पर रिकलेक्शन जो है यानी जीवन में शिक्षा का त्वरित उपयोग, ऑन टाइम प्रेजेंट होना, हमारी लाइफ में रिकलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम भी रिकलेक्शन का होता है और जिंदगी में हमें रिस्पॉन्स भी रिकलेक्शन पे मिलता है। हमारे जितने भी हमें कुछ बदले में रिवॉर्ड मिलता है वो रिकलेक्शन पे मिलता है। नॉलेज इज अप्रिशिएटेड, ओनली रिकलेक्शन इज रिवॉर्डेड, ओनली स्किल इज रिवॉर्डेड। जब तक इंफॉर्मेशन मेमोरी नहीं बनेगी तब तक वो स्किल नहीं बन सकती। अगर शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि मेमोराइजेशन को हटा दिया जाएगा तो मेरा सवाल ये है कि फिर बच्चा जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है? और वो इन्फॉर्मेशन जब मेमोरी बनेगी नहीं तो फिर वो स्किल कैसे बनेगी? इंग्रेडिएंट ही मेमोरी है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि क्या हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि जैसा मन करे वैसे पढ़ लो? हिस्ट्री के डेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री के राजाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां से इच्छा हो वहां से पढ़ लो, जितना मन करे उतना पढ़ लो। तो ये अपने आप में एक सवाल है। मेरे को लग रहा है ये हाइपोथेटिकल बात है, ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेंगे। मेमोराइजेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है, पर मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बच्चा मेमोराइजेशन क्लास में नहीं करता है, बच्चा मेमोराइजेशन सेल्फ स्टडी के टाइम पे करता है। क्लास में बच्चे समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और सब समान रूप से होता है, समान व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, समान टीचर, समान स्टडी मटेरियल। पर मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि सेल्फ स्टडी में बच्चा जब दोबारा कंटेम्पलेट करता है और उसके बाद में जब वो मेमोराइज करता है तब उस वक्त वो बच्चे के खुद के स्किल और खुद की मेहनत पे चला जाता है। इस वजह से बच्चों के मार्क्स अलग अलग हो जाते हैं। मुझे ये मेरा मानना है कि मेमोराइजेशन हटाने की जरूरत नहीं है, मेमोराइजेशन के टेक्निक सिखाने की जरूरत है, जो कि मैं करता भी आ रहा हूँ। और ये एजुकेशन का बहुत सारे वर्ल्ड में कई सारे स्कूल्स और कई सारे देशों में कोर्स की तरह चलता है, इसे लाना चाहिए। और रिकलेक्शन स्किल का मतलब होता है जो कुछ हमारा नॉलेज है वो ऑन टाइम प्रेजेंट कैसे होगा, एग्जाम में याद कैसे आएगा, लाइफ में काम कैसे आएगा। तो ये ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन से बनी है, जो कि बीएड के 2 महत्वपूर्ण लॉ है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के। इसी से लर्निंग बनती है, वरना लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती। मैंने आपके साथ पिछले इंटरव्यू में कहा था कि लर्निंग एक साइकिल का नाम है, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। उसमें 3 बातें कराई जाती है, 3 बातें नहीं कराई जाती है। सवाल मेरा ये है कि क्या इस बार न्यू शिक्षा पॉलिसी ने इस बात को ध्यान रखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि एजुकेशन साइकोलॉजी के इन सारी बातों का उपयोग होगा। देखिए स्ट्रेटेजी में दिखाता हूँ, मैंने कोविड से पहले 22 फरवरी को ये प्री लिटिगेशन में विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर एक केस लगाया, जो कि मैंने भारत सरकार को लेटर लिखने को कहा, राज्य सरकार को, एनसीईआरटी के निदेशक को, सीबीएसई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सबको, कि आप शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करने पर क्यों नहीं टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं और क्यों नहीं बार बार उनको सेंसिटाइज करते हैं, ताकि बच्चों का स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाए। क्योंकि इसी को तो करके आया है। तो बिल्कुल ऐसा है कि डॉक्टर है और डॉक्टर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से इलाज कर रहा है, तब तो मरीज मरेंगे ही ना। तो ये एजुकेशन की अगर हालत में सुधार की जरूरत है तो कुछ नहीं करना है, जैसा एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को समझता है वैसे का वैसा लागू नहीं करना है। अगर वो नहीं है तो इस पॉलिसी को लागू करना सिर्फ एक एक्सटीरियर चेंज होगा, बॉक्स का कवर तो बहुत सुंदर हो जाएगा, अंदर की हालत और भी खराब हो सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल, ये जो हमारी बीच में वार्ता हो रही है, हमारी जो बात हो रही है, इसमें एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा था कि जब एक विद्यार्थी बीएड करता है तो बीएड करने के बाद उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल के लिए, एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकता है और गवर्नमेंट स्कूल में भी वो टीचर बन सकता है। एक समय पर एक विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करता है और उसी समय पर एक विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करता है। लेकिन अगर हम 5 साल के बाद की बात करें और हम परसेंटेज की बात करें तो जो उनका शिक्षा का स्तर होता है, या उसमें हम मान के जो उसमें नॉलेज का जो स्तर होता है, वो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उसमें कहीं ज़्यादा होता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षक होता है उसमें मतलब कि कम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो उतना अपग्रेड नहीं कर पाता जितना कि प्राइवेट स्कूल का शिक्षक कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत साधारण रीजन है
आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास की संगत और सोच कैसी है, राइट। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी का एनवायरनमेंट देख लीजिए आप, इतने सारे बदलाव सरकारी नौकरी में करने पड़ते हैं, इतनी सारी जांचें करनी पड़ती है, तरह तरह की ऑडिट होती रहती है, एंटी करप्शन ब्यूरो कई तरह के विभागों की जांच करता रहता है। कारण क्या है? प्राइवेट की तो नहीं होती, तो प्राइवेट संस्थानों की, इंस्टीट्यूशन की प्राइवेट खुद करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट खुद करते हैं। कोई गवर्नमेंट बॉडी आकर के ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है वो भी मालिक के ऊपर, वो तो फाइनेंशियल बात हो गई। लेकिन सिर्फ बात है कि इंसान जहां जा रहा है, नॉलेज प्रीवियस क्या है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, इंसान क्या जा रहा है। मैं आपको इस बात को गंभीरता के साथ यहां से लेके जाऊंगा। देखिए, एजुकेशन की पॉलिसी बच्चों को आइडियल मान करके लॉन्च की जा रही है, लेकिन आप बच्चों को भी देखिए, बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल से नहीं सीख रहा है, स्कूल से तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा वो, बल्कि वो तो नेटफ्लिक्स से सीख रहा है, बल्कि वो तो अमेजन प्राइम से सीख रहा है, बल्कि वो इंटरनेट से सीख रहा है, बल्कि वो व्हाट्सएप से सीख रहा है, वो एक यूनिवर्सिटी फेसबुक से सीख रहा है। तो यहां से जो नॉलेज उसको मिल रही है, नॉलेज दो तरह की होती है, अच्छी और बुरी। इंटरनेट हो गया, ये सारे माध्यम जो है ये एक्सेस ऑफ नॉलेज है। कई बार लोग कहते हैं इनको बंद करा दो, इनको बंद कराने से कुछ नहीं होगा, एक्सेस को बंद कराने से कुछ नहीं होगा। नॉलेज का फिल्टर ब्रेन समझ पाए कि कौन सा नॉलेज भविष्य के लिए काम का है और कौन सा नॉलेज मेरे भविष्य को खराब करने के लिए, एक तरह से मेरी पर्सनैलिटी बिगाड़ने के लिए है। तो ये फिल्टर पैदा करना प्रज्ञा है, ये मेंटल इम्यूनिटी है। ये डेवलपमेंट के बारे में कहाँ सोच है। अब ये बच्चों को देखिए आप, मैंने दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर से बात की कि क्राइम का ग्राफ आप देखिए कि आज मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे ऑर्गेनाइज क्राइम में उतर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे नशे का शिकार हैं। ये सारी बातें तो ध्यान पे देने वाली हैं कि हम कह रहे हैं शिक्षा, पर शिक्षा के साथ बच्चे का जो वास्तविक बदलाव है वो एनवायरमेंट से आ रहा है, बेसिक नॉलेज से नहीं, एनवायरमेंट से। तो आपका जवाब उसके अंदर ही, जब कोई इंसान प्राइवेट टीचर बनता है तो वहां पर एक स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट होता है, डिसिप्लिन एनवायरमेंट, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन में बिजनेस भी चल रहा होता है। प्राइवेट स्कूल का कोई ना कोई मालिक होता है जो उसको प्रॉफिटेबल रखने के लिए बेसिक डिसिप्लिन को फॉलो करवाता है। आप देखिए आज एयरपोर्ट तक निजीकरण कर दिया गया, वो भी प्राइवेट हाथों में डाले जा रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगी जब डिसिप्लिन होगा, जब डिवोशन होगा, जब स्ट्रक्चर ओके होगा, जब प्रोसेस फॉलो होगा। तो वहां पर प्राइवेट टीचर को साफ साफ कहा जाता है, उसके ऊपर ऑडिट्स बहुत स्ट्रांग रहती है और उसको बताया जाता है इसको ऐसे ही करना है। फुल प्रेशर होता है कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स से हम स्कूल का प्रोपेगेंडा करेंगे और स्कूल ज्यादा एडमिशन ले पाएगा, प्रॉफिट में जा पाएगा। सरकारी स्कूल को मार्क्स की टेंशन ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहां पर जो टीचर है वो एक तरह से सिक्योर जॉब में चला गया है कि अब उसे कोई हिलाने वाला नहीं है, तो वो जितना काम जैसे करे। तो ये तो जो मानव स्वभाव होता है ना काम टालने का, वो जहाँ ऐसी आदत, ऐसा एनवायरमेंट जहाँ मिलेगा, वहां पर वो जो सीख कर आया उसका भी प्रयोग नहीं कर रहा होता, क्योंकि सभी यही कह रहे होते हैं, आसपास के लोग भी यही कह रहे होते हैं, अरे यार आप ज्यादा ही विद्वान बन रहे हो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा अपने आप। लेकिन प्राइवेट के अंदर तो प्रिंसिपल रोज मीटिंग ले रहा होता है। तो कारण ये है, प्राइवेट में जाने के बाद में एक टीचर को पहले अपना डेवलपमेंट करना है, फिर स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में खुद का टाई अप करना है, उसके बाद में पूरी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना। मैं खुद प्राइवेट टीचर रहा हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पे इतना प्रेशर था कि मैं बच्चे तो एक होमवर्क करते थे, मैं 100 होमवर्क करता था, मतलब सारी कॉपियां घर लेके आता, स्कूल से आने के बाद रात 11 बजे तक कॉपी चेक करता था, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल बोलता था कि एक एक चीज में वापस चेक करूंगा, एक गलती से भी आप कोई गलत चीज चेक मत कर देना, सारी स्पेलिंग देखना, हर बात देखना। अच्छा खासा टाइम टेकिंग था, तो मैं समझ गया था कि ये, लेकिन उन सब बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मैं जान गया कि ऐसा क्यों होता है प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट स्कूलिंग एक बिजनेस है, उसमें बिजनेस फंडामेंटल आ रहे हैं, उसके अंदर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से वहां पर उस प्रॉफिटेबिलिटी डायल्यूट ना हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाया जाता है। गवर्नमेंट के प्रोसेस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर तो एक तरह से एक व्यवस्था का नाम है गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर टीचर गया, उसके बाद जैसा वहां का एनवायरमेंट है वैसा उसने रिस्पॉन्स किया। बहुत सिंपल है, प्राइवेट स्कूल औपचारिक रूप से बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी बहुत कैजुअल अप्रोच चल जाती है, जिसकी वजह से ये अंतर देखने को मिलता है। अब जब आराम मिल रहा है, जब आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट भी रुक जाता है, क्योंकि आप जबरदस्ती अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते। आज यही सब कारण है। मैं तो बताता हूँ ना, मैं ऐसे टीचर से मिलता हूँ जो कहते हैं यार टीचर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, आराम की नौकरी है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही आराम है, तो आप उसमें विकास की बात या किसी तरह से विकसित होने की बात या उत्तम होने की बात सोच भी कैसे सकते हैं। तो ये बड़ा अंतर वहां दिखाई दे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो ये एजुकेशन नीति आई है अभी, तो इसका
सरकारी जो स्कूल हैं उस पर और जो प्राइवेट स्कूल हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, दोनों पे क्या अलग अलग प्रभाव पड़ने वाले हैं? ये बहुत जोरदार बात है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को ज्यादा खास तौर पे इसमें फोकस किया गया है। आपको क्या लगता है क्वेश्चन जी, मैं खुद बताता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लगभग 32 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। लगभग पूरे इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं, 2.5 लाख के आसपास सीबीएसई स्कूल्स हैं। अब सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। अपने आप में तो प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो आपने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा किसी भी दूसरे काम में पढ़ाई के अलावा भी ड्यूटी गवर्नमेंट के टीचर्स की लगती है कि नहीं? जैसे चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे वो अभी कोई दूसरा अभियान चल रहा हो, चाहे वो चुनावी अभियान चल रहा हो, कोई भी तरह की आती है टीचर्स की ड्यूटी लगाती है। रीजन क्या है? खुद गवर्नमेंट को पता है कि भाई इसको कहीं तो उपयोग करें इनका, राइट? तो मैं एक सटार के तौर पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। पर आपने सुना इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सब काम छोड़ करके ड्यूटीज में लगे हुए हैं, राइट? या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग सारे काम छोड़ करके इस तरह की ड्यूटीज में लगे हुए हैं। कहीं नहीं सुनोगे आप। टीचर के साथ सबसे ज्यादा होता है, और भी संस्थाओं से होता है, पर टीचर के साथ आंगनबाड़ी में ज्यादा होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इसके पीछे की बात क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भाव है कि इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक अलग डायरेक्शन जाता है। अब इन टीचर्स पे काम भी करवाना है। पहली बात तो पहले से ही जो टीचर का स्तर है उससे ऊपर उठाना है। आपने पूछा इसका अलग अलग असर क्या पड़ेगा। मैक्सिमम फोकस ही गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल पर जो बजट लगने वाला है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल वालों की, जब एक टाइम पे कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हुई थी तो सबसे ज्यादा समय लग गया था गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को इसको कंप्लीट करने में। मेरी मदर भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, उनको रोज टेंशन रहती थी कि मुझे कहीं से भी ये कंप्यूटर का कोर्स करके सर्टिफाइड होना है, तभी वो हमें आगे की सैलरी मिलेगी, ये सब हमको सबमिट करना है। तो अपने आप मुझे समझ में आया कि मैंने कहा फिर कर लो ना, क्या होता है? पर वो कहते हैं अब हम कहाँ से करें, इतना टाइम निकल गया, क्या नई नई चीजें आ जाती हैं, कहाँ जाकर सीखें, क्या करें। कहने का मतलब ये है कि नया बदलाव के लिए जो इंसान का मानसिक तैयारी है वो क्या सरकारी स्कूलों की टीचर्स की होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए कि गवर्नमेंट कहती है करो और वो उनसे हो ही नहीं रहा है, या वो करने नहीं चाह रहे, या फॉर्मेलिटी हो रही है। तो ये एक बड़ी चीज आएगी। नई शिक्षा नीति का गवर्नमेंट स्कूल पे सबसे ज्यादा असर इस तरह से पड़ेगा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर शिक्षा नीति लागू होगी, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के उत्थान के लिए इनको प्रैक्टिकली लाया जाएगा। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी बात है। आने पर पता चलेगा। प्राइवेट स्कूल में क्या होगा? प्राइवेट स्कूल में बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि ये नीति नेशनली लागू होने वाली है। प्राइवेट स्कूल में उसका ओनर एक बिजनेसमैन होता है। सवाल यह है कि बिजनेसमैन तो प्रॉफिट के हिसाब से काम करता है। अगर ये शिक्षा नीति उनके प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखेगी तो क्या प्राइवेट स्कूल रिस्पॉन्स कर पाएंगे? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? अगर कॉमन फीस स्ट्रक्चर आता है और प्राइवेट स्कूल को वैसे भी नए एक्सपेंसेस करने हैं, उनको नए टीचर भी हायर करने पड़ेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराने पड़ेंगे, ये सारी चीजें बिजनेस के एक्सपेंसेस निकालते हुए प्रॉफिट की तरफ भी सोचना पड़ेगा। क्या ये सारी चीजें प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री जो है वो इसी तरह से वेलकम कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनेगा। और फिर अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा तो क्या ये प्राइवेट स्कूल्स इसी तरह से बेस्ट दे पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कई लोग तो काम ही छोड़ रहे हैं कि हटाओ मैं तो होटल खोल लेता हूँ, स्कूल में तो कुछ बच ही नहीं रहा है, उल्टा पैसा लग रहा है जेब का। अभी तो नया स्टाफ भी हायर करना है, फिर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग, फिर मनोवैज्ञानिक लगाना, फिर इवैल्यूएशन, उसके बाद में फीस भी ज्यादा नहीं ले सकते, फिर इस पॉलिसी के हिसाब से अवॉइड बाय भी करना है। नहीं, नीचे की क्लास भी बढ़ गई, ऊपर की क्लास भी बढ़ गई, ये सारी चीजें सेट करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से चेंज करना। गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूल को पसंद ही नहीं। गवर्नमेंट जो करेगी गवर्नमेंट स्कूल के लिए करेगी। गवर्नमेंट टीचर हायर करेगी, गवर्नमेंट स्कूल के लिए सैलरी देगी। प्राइवेट स्कूल को खुद ही टीचर हायर करना है, खुद ही सैलरी देनी। ट्रेनर्स हायर करने पड़ रहे हैं अगर, तो ट्रेनर तो बहुत कॉस्टली होते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री अलग है। तो इस तरह से प्राइवेट स्कूल पर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कोचिंग इंडस्ट्री पर तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कोचिंग क्लास और प्राइवेट स्कूल की क्लास अलग होती है। प्राइवेट स्कूल क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो कोचिंग की क्लास में 250 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। अब अगर स्किल्स भी सिखानी है, एक्टिविटी भी करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, इंटर्नशिप भी करानी है, प्रैक्टिकल भी करना है, तो आई डोंट नो कोचिंग इंडस्ट्री ऐसा कैसे कर पाएगी। अपने आप में बड़ी चीज है। कोचिंग इंडस्ट्री तो मार्कशीट डेवलपमेंट के ऊपर ही बनी हुई है। अगर मार्कशीट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं रह जाएगा और इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बदलाव आएगा। मुझे नहीं पता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं।
नई जो शिक्षा नीति है इसके अंदर जो बच्चे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि हम उसके अंदर कौशल विकास को, मतलब उसके अंदर कौशल विकास डेवलप करेंगे। तो ये क्या है, मतलब ये कैसे होगा और गवर्नमेंट इसके लिए मतलब किस तरीके से इसको लागू करेगी? हाँ, बच्चों का कौशल विकास और उनको विकसित करने की बात की गई है, बहुत बढ़िया है ये बात। इसमें खासतौर पर मिडिल स्तर पर ये प्रयोग लिया गया है। इसमें बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, डिफरेंट लाइफ स्किल्स की एक्टिविटीज, इंटर्नशिप प्रोग्राम, बैकलॉग स्कूल, कोडिंग और इस तरह से पढ़ाई के अलावा बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या लाइफ में दूसरे काम करने की बेसिक जानकारी तैयारी दी जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोगों को शायद ये नहीं पता है, कई लोगों को ये लग रहा है कि जब ये आएगा तो सब कुछ एजुकेशन पॉलिसी कर देगी, हमें बनाया एक बच्चा, सफल बच्चा तैयार करके दे देगी। ऐसा नहीं है। आज भी कंपटीशन है, तब भी होगा, तब बढ़ेगा उल्टा कंपटीशन। आइदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये तो बल्कि तब ज्यादा रूप से प्रासंगिक हो जाएगी ये बात कि या तो सबसे आगे होना है या सबसे अलग होना है, सबसे डिफरेंट होना है। तो बच्चों को तब कई तरह के स्किल्स बाहर से भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक डेवलपमेंट पे कॉमन इवैल्यूएशन तो सब बच्चों को एक बराबर ला रहा होगा। उस बीच में रियल लाइफ में सफल होने के लिए बच्चे के पास स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ जाएगी, जो बच्चों को बाहर से डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती है, या मैं डिस्कस करता हूं कि एक बच्चे के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है तो उसका पर्सनल क्वेश्चन डेवलप करना है, या कोई बच्चे जो है ट्रेनिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, या फिर एक बच्चे का फ्यूचर भविष्य उसको दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश को जब थोड़ा सा यहाँ पर एक बराबर पेज पे लाया जा रहा है, सुपीरियरिटी की बजाय बराबर लाया जा रहा है, तो पेरेंट की मेंटालिटी ऐसी नहीं है। लेकिन पेरेंट तो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि दुनिया में, विश्व में आगे बढ़ने के लिए तो अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो वहां पर प्राइवेटली अंग्रेजी सीखने का चलन बढ़ेगा और बच्चे बाहर से भी इंग्लिश को, स्पोकन को सीख रहे होंगे या इंग्लिश का अलग से डेवलपमेंट कर रहे होंगे। इसी तरह से अलग अलग तरह के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने बनाई है या नहीं बनाई है इवैल्यूएशन शीट, पर मैंने बनाई है, मैंने तैयार की है इवैल्यूएशन शीट कि बच्चे का अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना है तो वो कैसे होना चाहिए, राइट। तो ये फाइल तैयार की, स्टूडेंट फाइल, जैसे कि एक पेशेंट की फाइल होती है जिसमें उसकी सारी हिस्ट्री और आगे की चीजें लिखी जाती है, उसी तरह से एक इवैल्यूएशन शीट, एक फाइल तैयार की जिसमें आप इसको दिखा सकते हैं, आप चाहो तो मैं इसको भेज भी सकता हूँ। पहले पेज पे हमने रखा है बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी ये मैंने 2015 में बना ली थी और मैंने तो कहा था कि इसी पर बच्चे का विकास होना चाहिए, तो वो वास्तव में स्किल्ड होगा, वास्तव में तैयार होगा, नॉलेज भी स्ट्रांग होगी, स्किल भी होगी, रिफ्लेक्शन भी अच्छा होगा और वो भविष्य के लिए फ्यूचर रेडी होगा। ये देखिए, इसके बाद इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें रखी, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। उसका बायोडाटा, बच्चों को सिखाया कि कैसे बायोडाटा बनाया जाता है, अभी तक की मार्कशीट कैसी है उसकी, और जब बच्चा दिमागी विकास करता है, टेक्निक सीखता है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, इस तरह से उसकी डिफरेंट अटेंडेंस शीट, एक ही फाइल के सारी चीजें। उसका नॉलेज रिपोर्ट, देखो दो चीजें होती है, नॉलेज और स्किल। नॉलेज कौन कौन सी होती है? एनसीईआरटी जो नॉलेज दे रही वो होती है, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, आर्ट सब्जेक्ट होते हैं। उसके कॉन्सेप्ट होते हैं डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मुलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन, शॉर्ट आंसर एक्सेट्रा। तो हमने उसको रखा है कि जैसे हिस्ट्री का पर्पस क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है बच्चा, और हिस्ट्री में उसका नॉलेज रिपोर्ट क्या कह रहा है, ज्योग्राफी में नॉलेज रिपोर्ट क्या कह रहा है। बल्कि हमें तो नाम भी दिए हैं, हिस्ट्री नहीं होती, अमेजिंग हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी नहीं होती है, अनयूजुअल ज्योग्राफी होती है। हर चीज में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स वर्थ नोइंग होती है, इकोनॉमी इंटरेस्टिंग होती है, और साइंस बड़ी क्रेजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाली होती है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और जनरल अवेयरनेस आपको पूरे विश्व की जानकारी देने के लिए एक अवेयर पर्सन बनाती है। तो इस तरह से पहले नॉलेज रिपोर्ट के बाद में फिर स्किल रिपोर्ट। ये देखिए वो स्किल्स, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर स्किल्स का कौन सी स्किल डेवलप करने ध्यान रखा गया है, पर हमने डाला है निमोनिक स्किल्स, ब्रेन ट्रेनिंग स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स, जनरल अवेयरनेस स्किल, मैनेजरल स्किल्स, क्योंकि मैनेजमेंट की भी स्किल्स बच्चों को जरूरी है। जो बच्चे प्राइवेट लाइन को ज्वाइन करेंगे, किसी कंपनी में सीईओ बनने का ख्वाब देखते हैं, तो वहां ये चाहिए होगा उनको। हेल्थ एंड फिटनेस स्किल्स, नॉलेज तो बहुत अच्छी है पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको फिटनेस का ध्यान नहीं है, उनको तरह तरह की बीमारियां लग रही है। तो क्या हमारा देश का भविष्य का दिमाग तो है, लेकिन शरीर जिसमें वो दिमाग रहता है वही खराब है, तो क्या वो भविष्य बन पाएगा? ये हमने स्किल की तरह रखा। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन, तो ये इनका ध्यान रखते हुए उसका डेवलपमेंट। काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, सोशल भी एक स्किल है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइफ स्किल एंड पॉजिटिविटी, रिलेशनशिप स्किल्स और आईटी स्किल्स। ये वो स्किल्स है जो एक बच्चे को आज जरूरी है। और इसके बाद उनकी एक्टिविटी रिपोर्ट, ये देखिए हमने बनाया तैयार किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो मैं भेज सकता हूँ ये पूरा, कि आप चाहें तो सारे स्कूल्स को ये दे सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाएगा बच्चे का, एक्टिविटी रिपोर्ट। और इसके बाद में ये देखिए एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट, किस तरह के एक्सपेरिमेंट बच्चे जब करेगा, उसको नॉलेज ले रहा है स्कूल से और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, बाहर जा रहा है, एक ही जगह पे उसकी सारी रिपोर्ट। इसके बाद टेस्ट रिपोर्ट, उसके आज तक के टेस्ट और इवैल्यूएशन जो उसको उसके बारे में बच्चा भी बता रहा है, उसका फ्रेंड भी बता रहा है, टीचर भी बता रहा है। और फाइनली फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन रिपोर्ट कि कैसे वो टीचर्स के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेगा अपने स्किल्स का भी, अपनी नॉलेज का भी। और उसके बाद में स्मार्ट रिपोर्ट, स्मार्ट रिपोर्ट का मतलब होता है SMART, ऐसी लाइफ गोल तैयार करना जो स्मार्ट हो। S यानी स्पेसिफिक, M यानी मेजरेबल, A यानी अचीवेबल, R यानी रियल और T यानी टाइम मैनेज्ड। तो यही गोल ही अचीव होते हैं। तो उसकी पढ़ाई में स्मार्टनेस आ गई या नहीं आ गई, वो रिपोर्ट। तो ये तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा नहीं है, कैसा तो प्रोविजन गवर्नमेंट के पास, तो उन्हें तुरंत इसको लेना चाहिए। फिर PQ रिपोर्ट, बच्चा जो है IQ में अच्छा हो सकता है लेकिन PQ में ज्यादा जरूरी है। PQ का मतलब होता है पर्सनलाइज क्वेश्चन, उसकी हॉबीज। एक बच्चा अगर लाइफ में, भारत में भारत रत्न जो दिए जाते हैं वो अधिकतर केवल पढ़ाई में अच्छे करने वाले लोगों को नहीं दिए जाते हैं। जिन्होंने जिंदगी में अपने क्षेत्र में अच्छा किया उनको दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न हो गया या पद्म भूषण वगैरह अवार्ड हो गए, यानी देश के नगीने तो वो हैं जिन्होंने PQ, पर्सनलाइज क्वेश्चन पे काम किया है, पर्सनलाइज, है कि नहीं। तो हमने बच्चे की इस बात का ध्यान रखा है कि ये बच्चा अगर सिंगर अच्छा है तो उसको सिंगिंग में करियर बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहिए, उसमें फाइट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट भी उसी के अंदर ही है। तो क्या हमारी आने वाली व्यवस्था शिक्षा की इस बात पर ध्यान देने वाली है। और उसके बाद एकेडमिक रिपोर्ट कि उसके फाइनली एकेडमिक कैसे रहे। और उसके बाद में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, एक बच्चे का रिवॉर्ड, एक बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड भी किया जाए, रिकॉग्नाइज भी किया जाए, उसका हॉल ऑफ फेम भी दिया जाए कि उसने लाइफ में क्या अच्छा किया, इस चीज पे कितना बढ़िया रहा। गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम, एक पोर्टल बनाना चाहिए जहां ऐसे बच्चों के बारे में बताया जाए, राइट। और इसके बाद उनके पेरेंट का फीडबैक लिया जाए। ये देखिए, ये पेरेंट फीडबैक। और एक हैप्पी पेरेंट बुक, हैप्पी पेरेंट बुक का मतलब हर महीने या साल में 6 बार एक पेरेंट को बुलाया जाए और उसका फीडबैक लिया जाए कि हमारे स्कूल से, हमारे यहाँ से जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर आपको क्या अच्छा लगा, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप हमसे और क्या चाहते हैं। तब जाकर के आई थिंक कि एक इवैल्यूएशन हो सकता है। और इसके लिए सारी चीजें मैंने तो अपनी तरफ तैयार की है। आई डोंट नो कि आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में है नहीं, तो ये प्राइवेट स्कूल के लिए भी है कि उन्हें इस तरह की बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो आने वाली अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक ड्राफ्ट के तौर पर होने के साथ साथ अपने आप में प्रैक्टिकल रूप में कैसे आएगी, क्या इन्हें खुद भी बहुत काम करना है, ये एक सोचने वाली बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक चीज और देखी जा रही है कि हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को अब रटने की बजाय समझने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और एक शिक्षा नीति के थ्रू हम बच्चों को ये बताएंगे कि आपको चीजों को समझना है, ना कि उनको रटना है। तो ये क्या चीज है? देखिए, रटना और याद करना दो अलग अलग बात है ना। अगर मैं आपकी लाइफ से पढ़ाई नाम की चीज हटा दूं तो क्या दिमाग और कुछ याद नहीं कर रहा? हमारी लाइफ ही मेमोरीज से बनी हुई है। हमारी जिंदगी की आगे की सारी तैयारी हमारी अभी की मेमोरीज ही करती है। तो दिमाग का काम ही मेमोरी इकट्ठी करना, उसको फंक्शन में लाना है, राइट। और पढ़ाई का मकसद भी यही है कि नॉलेज एक मेमोरी बन के ब्रेन में रहे ताकि वो स्किल बन सके। लेकिन उस नॉलेज को मेमोरी बनाने का प्रोसेस रटना बन गया, इस वजह से बच्चे इससे दूर हुए, या स्ट्रेस आया, या सुसाइड हुए, या परेशानियां पैदा हुई। मेमोराइजेशन एक ऐसा स्किल है जिसको ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है। ये मेमोराइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है और रोट एक अलग प्रोसेस होता है। बच्चे को रटने से दूर करने के लिए और मेमोराइजिंग ट्रेनिंग देने के लिए मेमोराइजेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं भी चलाता हूँ, जिसके अंदर अलग अलग तरह के टेक्निक्स के थ्रू बच्चा सब्जेक्ट के साथ कंबाइन हो पाता है, इमोशनली अटैच हो पाता है, मेमोरी के फैक्टर्स पैदा होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर मेमोराइजेशन बिल्कुल हटाया जा रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन मेमोरी बनेगी नहीं तो स्किल कैसे बनेगी वो लाइफ में, राइट। तो फिर तो ये बहुत रॉ लेवल पर ही टूट के रह जाएगा। यहाँ पर बच्चे को रटने को छुड़ाना है, लेकिन मेमोराइजेशन के साइंटिफिक टेक्निक सिखा करके रिटेंशन और रिकलेक्शन के टेक्निक सिखाने की जरूरत है, जिसका समावेश होना चाहिए। इसकी तैयारी पहले टीचर्स की करानी जानी चाहिए और टीचर्स के बाद में फिर हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। एक बार ये हो गया तो बच्चे को सब कुछ समझ में आएगा।
एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, साइंस को कैसे पढ़ें जैसे साइंटिस्ट पढ़ता है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें जैसे हिस्टोरियन पढ़ता है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें जैसे ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं, मैथ कैसे पढ़े जैसे रामानुजन आयंगर और शकुंतला देवी पढ़ते हैं। ये बातें सब्जेक्ट के साथ एक क्रिटिकल जुड़ाव, एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, ये अगर है तो मेमोराइजेशन को बॉदर करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ की बाकी चीजें जो आपको याद है वो इसलिए याद है क्योंकि वो आपकी नेचुरल मेमोरीज है। पढ़ाई के अंदर नेचुरल या इंसिडेंशियल मेमोरी कैसे बनती है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो स्कूलों में चलाया जा सकता है। क्या नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है तो फिर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरा एक सवाल है, जो बच्चे बड़े होकर के सरकारी नौकरी की तैयारी में लेना चाहते हैं, उनका अगर फंडामेंटल बिल्कुल डिफरेंट रहा, फंडामेंटल में नॉलेज कुछ मिली नहीं और सरकारी नौकरी का सिलेबस पूरा ही नॉलेज और फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, तो क्या उस वक्त वो बच्चे उतने कम टाइम में खुद को तैयार कर पाएंगे? पहली चीज। दूसरी बात, नई अंडरस्टैंडिंग न्यू लर्निंग के लिए इतना बड़ा कंपटीशन पैदा हो जाएगा कि क्या उसके बाद सही दिमाग का सरकारी नौकरी में चुनाव करना आसान हो पाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि क्या सरकारी नौकरी का सिलेबस भी फिर पूरा ही बदला जाएगा और क्या उसमें से फैक्ट्स बिल्कुल हटा दिए जाएंगे? तो फिर तो मुझे लगता है कि हटाओ ना, फिर तो सिलेबस ही हटा दो और टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, इंटरव्यू बेस्ड रख लो, है कि नहीं? इंसान को बुलाओ, उसको 3 महीने काम पे रखो, जो सही काम कर पा रहा है उसको कंटिन्यू करा लो, जो नहीं कर पा रहा उसको हटा लो, ऐसे करके देख लो या फिर इंटरव्यू लेके देख लो। अगर फैक्ट्स की, लॉजिक्स की, सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं महसूस होगी तो फिर तो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट हर तरह से, हर एक सब्जेक्ट का किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेशन है, वो लाइफ के लिए बच्चे को तैयार करती है, तभी एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट को बनाती है, राइट? बट ये है कि सब्जेक्ट को सिखाने के तरीके, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़े इस पर बहुत जोर हुआ, कैसे पढ़े इस पर जोर नहीं हुआ। अभी मोदी जी का एक वीडियो देखा मैंने, उसमें उन्होंने कहा क्या क्या सोचे की बजाय हम कैसे सोचे सिखाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि 2011 से मैं ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि, और ये मैंने बहुत सारे जयपुर में, दिल्ली में प्रिंसिपल्स को एक इन्विटेशन भेजा, उसमें लिखा रहता था कि नॉट ओनली व्हाट टू थिंक बट ऑल्सो हाउ टू थिंक, नॉट ओनली व्हाट टू लर्न बट ऑल्सो हाउ टू लर्न, नॉट ओनली व्हाट टू स्टडी बट ऑल्सो हाउ टू स्टडी। इसके ऊपर मेरे वर्कशॉप होते रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहुत सारी बातें जो मैं सपना देखता था भारत के अंदर, ऐसा इस ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं 30-40% दिखाई दे रहा है। लागू करने के लिए इसी तरह के विद्वानों की भारत सरकार को जरूरत पड़ने वाली है जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप मुझे कह रहे हैं कि क्या ये जो सारी चीजें हैं ये टीचर्स के लिए हो पाएंगी, बहुत बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। मैं एक राय देता हूं, इसको सीधा सीधा जीएसटी की तरह, नोटबंदी की तरह लागू करने की बजाय इसको पहले पायलट किया जाए। उसके लिए क्या किया जाए, देश के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, यहाँ से कुछ अच्छे 10-15 सिटी लिए जाए और कुछ गांव लिए जाए, वहां के स्कूल लिए जाए, हर शहर से 4-4, 5-5, 2-2 स्कूल लिए जाए। स्पेशली कम से कम पहले 400-500 स्कूलों के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट चले 3-4 साल के लिए, इसको लागू करके जिनका स्पेशल इवैल्यूएशन हो और उन बच्चों को वैसा ही माना जाए, उनको दूसरों से अलग कम पढ़ा लिखा फिर ना माना जाए। अगर बाई चांस पायलट फेल होता है तब भी उन बच्चों को एक तरह से ये बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाए और उनके ऊपर पूरा प्रयोग करके इन स्कूलों को पहले टेस्ट करके देख लिया जाए। जब ये कंप्लीट हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए फिर इसको धीरे धीरे टीचर्स प्रोग्राम में, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बदला जाए और सारे भारत को एक पेज पर लाया जाए। हो सकता है इसकी एजेंसी आ जाए, जैसे कि आज एयरपोर्ट भी निजी हाथों में जा रहे हैं, तो इस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग की, स्कूलों की ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल लर्निंग की एजेंसी आ जाए, ये भी हो सकता है। और इस तरह से फिर या बहुत सारी संस्थाएं जो एनजीओ के तौर पर काम कर रही है उनकी मदद ली जाए। पर मेरे को पहले लगता है कि पहले जितने भी जोन है इंडिया में, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल, यहाँ से कुछ स्कूल लेकर के, कुछ शहर लेकर के उन पर पायलट किया जाए, उसका पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाए, उसके बाद इसकी ढंग से जांच की जाए। कैसा आप बच्चे को बनाना चाहते थे, कैसा आप स्कूल को बनाना चाहते थे, वो 100% हो गया क्या, वो देखा जाए। फिर इस पायलट का एक्सटेंशन किया जाए और एक बार एक सक्सेसफुल पायलट करने के बाद फिर इसे एक खुशी के तौर पर, एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के तौर पर फिर लॉन्च किया जाए। ये मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज एक हैप्पीजार्ड वे में अगर इसको किया तो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा और बहुत ज्यादा एक तरह से अगर टीचर्स, स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल और टीचर के नीचे पेरेंट और पेरेंट के नीचे स्टूडेंट, इनमें आपस में गैप रहे तो फिर ये एक बॉल गेम बन जाएगा और एक दूसरे के ऊपर उछालते हुए ये पूरा टाइम निकलता रहेगा। और जैसी आज है, आज इतने सालों में स्कूल की प्रॉब्लम के बावजूद भी पेरेंट, बच्चे और स्कूल एक पेज पर आ गया कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है, तो वो बढ़ भी रहे, तो वो और बुरी हालत में जा सकता है। तो मेरा ये सुझाव है।
बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे शिक्षा विज्ञान की या शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो ये जो पद्धतियां हैं इसको इस शिक्षा नीति में कहीं पर यूज़ किया है या क्या इसको यूज़ करने की ज़रूरत थी? मुझे इस वाली पॉलिसी में ज्यादातर शिक्षा प्रविधि यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा बड़ा प्रयोग नजर आ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन, देखिए मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा बात नहीं हुई है। शिक्षा दर्शन तो बना ही मॉरल एजुकेशन के ऊपर है। अरे सबसे फाउंडेशन ही वही चीज है। सब्जेक्ट के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ बच्चों को आने वाले टाइम के साथ क्या तैयार करने की बात हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ कई सारे बच्चे तो ऑलरेडी तैयार हैं। आज बच्चों को गैजेट से भी है, आज बच्चों को मोबाइल चलाना, इंटरनेट यूज करना, कहीं भी कोई चीज देखना, ये सब बहुत अच्छे से पहले से ही आता है। वीडियो गेम के लिए तो कोई टीचर नहीं होता ना, बच्चे सारे वीडियो गेम खेलना खुद ही सीख जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर जाते तो अपने आप हो जाता है। लेकिन इसके साथ जब बच्चे अद्भुत तरीके से अतिरिक्त विकसित हो रहे हैं, तो यहाँ उनका कंट्रोलर, उनका मॉरल डेवलपमेंट, वैल्यूज पर डेवलपमेंट, सरोकार और संस्कारों पर उनकी नींव मजबूत करना, क्या इस पर सोच हुई है? शिक्षा दर्शन क्या है आप समझिए। 3 बातें होती हैं, प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। प्रकृतिवाद का मतलब होता है बच्चे या किसी भी इंसानी दिमाग और व्यवहार का प्रकृति के साथ डेवलपमेंट। जो अच्छा लग रहा है वैसा रिस्पॉन्स, जैसे जानवर करते हैं ना, जानवर को जो अच्छा लगता है वो करता है, ये प्रकृतिवाद है। प्रकृति जैसा आपको बना रही है, आप वैसे ही विकसित होते जा रहे हैं। जो आपको ठीक लग रहा है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज आप कर रहे हैं। कभी गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर रहे हैं, पुराने जमाने का आदि मानव वैसा ही था। प्रकृतिवाद ये बताता है कि क्या पसंद है इंसान को, क्या करना चाहता है, ठीक है नहीं। प्रयोजनवाद बताता है क्यों करना चाहता है, और आदर्शवाद बताता है कैसे करना चाहिए वो चीज। अगर इंसान को भूख लग रही है, खाना खाना है, तो खाने की व्यवस्था करनी है, ये प्रकृतिवाद है। पर खाने की व्यवस्था किस अनुसरण से करनी है, ये आदर्शवाद है। किसी दूसरे का खाना छीन के नहीं करनी है, ये आदर्शवाद बताता है कि नहीं। व्यक्तित्व को विमल करके करना है, सत्यम शिवम सुंदरम पे चलना है। ये खूबसूरत बात कि हम इंसान है, इंसान लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है दोस्त। आप देखिए पुराने जमाने की बातें हम सुनते हैं, राक्षस थे, भूत थे, दैत्य थे, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर थे भी, या हम पुरानी कथाओं के अंदर अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में सुनते हैं, डायनासोर के बारे में सुनते हैं, कई तरह के मानव रहे हैं, निएंडरथल मानव रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं के, उनके विकास के बारे में जानते हैं। वहां से होते हुए भी होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान मस्तिष्क का मालिक इंसान आज तक जीवित रहा। बड़े ताकतवर राक्षस भी अगर खत्म हो गए हैं, इंसान तब भी था और आज भी। अलिफ लैला की शुरुआत में खूबसूरत बात कही गई है कि परियों को जी दिलाए, जिंदों को भी हराए, इंसान में वो ताकत, सब पे करे हुकूमत। तो इंसान सब पे हुकूमत कर सके और विकास कर सके तभी संभव है जब इंसानी दिमाग का विकास आदर्शवाद पे हुआ। आदर्शवाद है मॉरलिटी, मॉरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और वैल्यूज पे डेवलपमेंट, मूल्य आधारित शिक्षा। तो ये अगर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी फिर देना और खतरनाक हो सकता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, आज के बच्चों को मोबाइल क्या दे दिया और बिगड़ के खराब हो गई है। तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट देने के साथ साथ ये भी बताना उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते वक्त आपके वैल्यूज क्या होने चाहिए। तो नई शिक्षा व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी आधारित आ रही है, बहुत ज्यादा इन्हीं बच्चे का जो सर्वांगीण विकास सोचते हुए सिर्फ यही बात की जा रही है आधुनिक युग में बच्चा कैसे तैयार होगा, तो फिर ये सोच लीजिए कि उसके वैल्यूज और मॉरल अगर कॉम्प्रोमाइज रह गए तो वो तैयारी इस देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि वो फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ, एक एटम बम की तरह बनेगी वो एनर्जी, न कि इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन की तरह। तो यहाँ पर मेरी राय है कि शिक्षा दर्शन का ध्यान रखा जाए। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो इस पर केस लगा रखा है, हमने तो ये बकायदा दिया और ये तो अच्छी बात है। उसके बाद कोविड हो गया तो इस पे ज्यादा आगे हम नहीं बढ़े, क्योंकि उसके बाद कोर्स वगैरह बंद रहे। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार को कोई सूचना मेरी मिली कि नहीं मिली कि एक इंसान है जिसने एजुकेशन में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग न होने पर बुरी हालत में शिक्षा व्यवस्था का होना बताया। क्या उस वजह से भी कोई बदलाव उनको सुझाव सुनाई दिया या दिखाई दिया, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो धन्यवाद कि आपने उस पर काम किया, और नहीं है तो ये याद रखिए कि आपको इसी तरह के लोगों की बहुत जरूरत है जो कि वास्तव में फंडामेंटल्स में बता सके। शिक्षा मनोविज्ञान के सारे चैप्टर प्रैक्टिकल लर्निंग और व्यवहार पर आधारित शिक्षा जो कि व्यवहार परिवर्तन करेगी आदर्श रूप में, उस पर बना हुआ है। और टेक्नोलॉजी उसको फास्ट लेकर के आएगी, उसमें गति प्रदान करेगी, वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाएगी। मनोविज्ञान, विज्ञान और दर्शन, ये 3 बातें अगर ध्यान रखी जा रही है तब तो ये शिक्षा नीति स्वागत योग्य है, करणीय है, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं ये राय देता हूँ लागू करने से पहले इन बातों पर ध्यान रखते हुए इसकी प्रैक्टिस आप जरूर शुरू करें, इसको समाहित करें।
बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने इस विषय के ऊपर। जी। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि क्या भारत हमारा, जो कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, तो इतने बड़े बदलाव के लिए क्या हमारा भारत आज मतलब इस चीज के लिए तैयार है? और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये क्या व्यवहारिक रूप से लागू होगा, या बहुत सारी जो योजनाएं आती हैं उसकी तरह एक औपचारिक रूप से ये शिक्षा नीति भी रह जाएगी? हाँ, बहुत सुंदर बात है। लॉकडाउन कैसे हुआ सर? मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया और जनता ने पालन किया, तो लॉकडाउन हो गया, है कि नहीं? अब कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है, जनता पालन भी नहीं कर रही है, तो लॉकडाउन ओपन हो गया, राइट? तो अब बस बता दिया गया है कि भाई अपना अपना ध्यान रख लो आप। पर जिस दिन मोदी जी ने कहा उस दिन जनता ने भी पालन किया, तो लॉकडाउन हुआ था साहब, है ना? वो लोग घरों में रहे। ये केवल एक तरफा हो ही नहीं सकता है। इसे लागू करने के साथ साथ स्वीकार करना अपने आप में एक दूसरी बड़ी जरूरत होती है कि नहीं? और स्वीकार तभी किया जा सकता है जब दो बातें हो, एक तो वो सहज हो स्वीकार करने में, और दूसरा वो स्वीकार करने से वास्तव में लाभ होगा ये सोच हो, ठीक है? तो अब इसे लागू करते वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस दिखाई देंगे। देखिए मैं बताता हूँ, हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के पहले से प्रोग्राम पैथेटिक हालत में रहे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की हालत आप जानते हैं, चली और नहीं भी चली। एनएसडीसी एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, बहुत सारी चीजें चली। एनएसडीएल प्रोग्राम आया, उसके बाद वो आगे कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि बिजनेस स्किल डेवलप करने की बात अगर मिडिल सेक्शन में की जा रही है एजुकेशन पॉलिसी के, तो मैं बता दूं बिजनेस स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स पैदा करने के लिए पहले से ही इंडिया में बहुत पॉपुलर कोर्स रहा है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब बुरी हालत में है, क्योंकि इसका मकसद था एमबीए करने वाले को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाना, बिजनेस करना सिखाना, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए अच्छा मैनेजर बनाना। लेकिन 90% लोग बन ही नहीं पाए जो उससे निकले। यहाँ तक कि वो इंस्टीट्यूट ही बंद हो रहे हैं, अब लोग कर ही नहीं रहे एमबीए। एनआईएस अकेडमी की आप हालत देख लीजिए, रिलायंस ग्रुप का है लेकिन सब जगह से बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी किताब पढ़ के एग्जाम देने की डिग्री बन के रह गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं कार चलाना नहीं सीखा, बस केवल मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। अरे हम कार क्यों खरीदते हैं? कार चलाने के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए? ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रशासनिक रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे कार चलाना पसंद है, इसलिए चलाना चाहता हूँ। लाइसेंस तो गवर्नमेंट को देखना इसलिए रखता हूँ अपने साथ में, राइट? सोचिए इंडियन गवर्नमेंट अगर ड्राइविंग लाइसेंस देना बंद कर दे तो क्या हम ड्राइविंग बंद करेंगे? नहीं ना। ड्राइविंग एक कौशल है जो लाइफ के लिए जरूरी है, हम सीखते हैं। यहाँ देखिए भारत में कितने ऐसे बच्चे जो आए दिन पकड़े जाते हैं, जो कि उम्र 13 साल 15 साल, ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद भी कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो कौशल सीखना होता है। हालांकि ये बात गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, 18 साल मिनिमम आयु पर ही मिलना चाहिए। पर ये जो दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लोग वो कौशल सीखना चाहते हैं, वो योग्यता डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में ये हालत उल्टी है। एकेडमिक में ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, कार भले चलाना आए चाहे नहीं आए, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि एमबीए ऐसा कोर्स भी हो, एक लाइसेंस, एक डिप्लोमा, एक डिग्री बन के रह गया, जबकि डिग्री भले ही ना मिले, ये सीख ले कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिजनेस कैसे कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। आज मैंने एमबीए बहुत बाद में किया, उससे पहले मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी, क्योंकि मैंने अपने स्किल्स डेवलप किए और वही मैंने रिप्रेजेंट किए। भारत में 97% युवा ये क्यों नहीं समझ पाते कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो संघर्ष में क्यों है? क्योंकि उनकी पढ़ाई एक नॉलेज है और हाथ में एक डिग्री है, लेकिन उनके स्किल्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जरूरत किसी चीज को महसूस हो, किसी विभाग को, किसी संस्था को। तो इस कारण से नॉलेज का स्किल में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसे ट्रेनिंग कहते हैं। या तो भारत सरकार को सारे टीचर्स को ट्रेनर बनाना पड़ेगा, या फिर नए ट्रेनर हायर करने पड़ेंगे, तो 6% का बजट पॉसिबल नहीं है। और मौजूदा हालातों पर तो इस शिक्षा नीति का 10% भी लागू हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ये 2 या 3 साल में लागू होने वाली चीज नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ बिग चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत इनोवेटिव थॉट है, पर एक्सपेरिमेंट बहुत चैलेंजिंग है। पहली बार रॉकेट बना तो लिया है, पर रॉकेट को कक्षा में स्थापित करना है, चांद तक पहुंचाना है, ये एक दूसरा बड़ा टास्क है, जिसके लिए फिंगर्स क्रॉस रहती हैं। मौजूदा भारत के हालात आप भी देखिए कौशल जी, हर देश, हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था अलग है, वहाँ का शिक्षा का एनवायरमेंट अलग है, वहाँ शिक्षाविदों की सोच अलग है, वहाँ की यूनिवर्सिटी और स्कूलों के हालात अलग है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकारी स्कूल भी सारी एक जैसी नहीं है। कोई तो ऐसी जिसमें टॉयलेट ही नहीं है, कोई ऐसी जिसमें, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे बनाए गए है कि नहीं। और अगर आप यहाँ राजस्थान में गांव में सरकारी स्कूल जाके देखें या बिहार के सरकारी स्कूल जाके देखें तो बीएड किए हुए टीचर की भी बुरी हालत है पढ़ाने में, और बच्चों के बैठने की हालत भी बहुत बुरी। रमेश कुमार ने NDTV पे तो कई बार ऐसे स्कूल का इंस्पेक्शन करके ये हालात उजागर भी किए हैं। तो भारत के जितने देश उतने रंग उतने रूप उतनी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था डिग्री के तौर पे, मार्कशीट के तौर पे, बोर्ड के तौर पर एक है, लेकिन प्रोसेस और प्रक्रिया के तौर पर और अपने खुद के रूप रंग के तौर पर अलग अलग है। जब बच्चों की फाउंडेशन बनती है तो सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है उसकी प्रारंभिक शिक्षा का होता है। और आज हमारे भारत के अंदर या कई देशों के अंदर प्री स्कूल जो होते हैं इसको महत्वपूर्ण ढंग से इस चीज़ को निभा रहे हैं, मतलब वो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। तो जब प्री स्कूल वाली शिक्षा ही स्कूलों के अंदर आ जाएगी तो जो प्री स्कूल चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है पूरे भारत के अंदर, हजारों स्कूल जो खुले हुए हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों की आय का साधन भी है और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का माध्यम भी है। तो उन स्कूलों का इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद क्या होगा? ये अपने आप में एक सवाल है क्वेश्चन जी, क्योंकि प्ले स्कूल एक बिजनेस है। प्ले स्कूल किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी कंपनी जिन्होंने अपना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनसे एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। बचपन है, मिलेनियम है, सेटा किड्स है, किड्स ही है, और आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि आपका एक बहुत अच्छा सा क्लासरूम होना चाहिए, उसमें टेबल कुर्सी होना चाहिए, रंग बिरंगी जो है अच्छी अच्छी दीवारें होनी चाहिए, और ये सब व्यवस्थाएं फ्रेंचाइजी कंपनी दे देती है। और फिर आसपास के बच्चों को जाके वहां बुलाओ, उनको ABCD सिखाओ, राइमिंग सिखाओ, उनको जो है स्कूल का शुरुआती ज्ञान दो। तो ये स्कूल प्री स्कूल का व्यापार है। हो सकता है गवर्नमेंट या तो इन्हीं प्री स्कूल को ही ये काम दे, राइट। ये जो है इन स्कूल की मतलब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का बनाने की बजाय इन स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू करे। गॉड नोज, हो सकता है इनके टीचर्स को वहां बुलाए कि आप पढ़ाओ और ये सारी व्यवस्थाएं वहां करे। हो सकता है जो फ्रेंचाइजी वाली कंपनी से टाई अप करके उनको काम दे कि ये प्ले स्कूल या प्री स्कूल का व्यवस्था जो यहाँ पे करो। इन सब बातों में इस इंडस्ट्री पर एक खतरा तो नजर आता है। अगर गवर्नमेंट इनको अडॉप्ट करती है तब तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है इसके लिए, और अगर नहीं करती है तो ये इंडस्ट्री को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये स्कूलों में चल रहा है। फिर तो ये प्ले स्कूल नहीं, एक तरह से प्ले कोचिंग नाम की नई चीज बनेगी। फिर जैसे स्कूल के अलावा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, वैसे प्ले कोचिंग की चलो स्कूल में भी चल रही है, पर हम ज्यादा अच्छा प्ले स्कूल चलाते हैं तो हमारे पास आ जाओ। तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमारे प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं। प्री स्कूल के बाद हमारे प्राइवेट स्कूल जो हमारे माध्यमिक स्कूल है, तो उनके ऊपर शिक्षा नीति का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, प्राइवेट स्कूल भी किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होता है, CBSE हो, ICSE हो या लोकल स्टेट का बोर्ड हो, तो नीति तो बोर्ड के ऊपर आती है सीधा, और बोर्ड को फॉलो करनी पड़ती है। तो प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस है, मैं फिर बता रहा हूँ। बिजनेसमैन लॉस एंड प्रॉफिट का रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। प्राइवेट स्कूल के लिए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी तक इस पॉलिसी में कहीं ज्यादा चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा मानसिकता हो सकती है कि ठीक है प्राइवेट स्कूल चलाना ही है तो वो चलाएंगे। उनको अगर हम कहेंगे कि आप 10 टीचर नए हायर करो तो वो करेंगे। हम उनको कहेंगे वोकेशनल टीचर, एक क्रिटिकल थिंकर, एक मनोवैज्ञानिक, एक स्किल डेवलपर ये हायर करो। शहर के प्लम्बर, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर, इनसे कांटेक्ट करो। स्किल डेवलपमेंट करने वाले अलग अलग संस्थाओं से बात करो और उनको बुलाकर उनको पैसे दो ताकि बच्चे वहां कुछ सीख कर आए। तो वो गवर्नमेंट तो नीति लागू करेगी, प्राइवेट को तो फॉलो करना है अगर उसको बिजनेस करना है। जैसे GST है, अगर मुझे व्यापार करना है तो मुझे एक्सेप्ट करना है उसको, सीधी सीधी बात है, राइट। क्योंकि GST तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो करना ही पड़ेगा उसको। मैं उसमें को अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे सकता। गवर्नमेंट में स्कूल का उत्थान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सरकारी टीचर हायर करना, ये गवर्नमेंट के खर्चे पे जाएगा। प्राइवेट स्कूल में खर्चा प्राइवेट को करना पड़ेगा। अगर नई नीति आएगी तो खर्चा बढ़ेगा। ये शायद या तो हो सकता है गवर्नमेंट को सब्सिडी देगी, या हो सकता है गवर्नमेंट एड देगी, या हो सकता है गवर्नमेंट सीधा नियम बताएगी और इंस्ट्रक्शन देगी कि करिए अगर स्कूल चलाना है तो ये हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल का खर्चा बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट की फीस भी यूनिफॉर्म करके कम करने की बात करती है, प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन को और एक्सटेंड करने की बात करती है, तो ये एक अतिरिक्त बड़ा चैलेंज प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्री को देखना है। अच्छे खर्चे के साथ साथ, कम मुनाफे के साथ साथ वो कैसे आगे रन करेंगे, कैसे आगे की चीजें होंगी, ये सब तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस सोच पर तो तैयार रहना है कि अगर हमें स्कूल को आगे प्रॉफिटेबल रखना तो अभी से तैयारी करके रखनी है। एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर फीस कम हो जाती है, यानी कि आवक तो कम है
एक्सपेंस बढ़ जाते हैं तो शुरुआती मुनाफा तो कम हो जाता है। उस केस में क्या स्कूल ओनर्स का इंटरेस्ट इस बिजनेस में बना रहेगा, ये अपने आप में चैलेंज। और मानिए 10-20-30% लोगों ने ये बिजनेस ही छोड़ दिया तो सोचिए कितना बड़ा एजुकेशन को झटका लग सकता है कि नहीं। ये अपने आप में बड़ी बात है। भाई प्राइवेट स्कूल का मैं ऑनर हूँ लेकिन मैं तो करना ही नहीं चाहता। मेरे को घर बेच के थोड़ी चलाऊंगा मैं, हटाओ मैं तो उसको बंद कर देता हूँ। मैं तो टायर का काम कर लेता हूँ, मैं शेड वगैरह का काम कर लेता हूँ, मैं होटल खोल लेता हूँ, मैं हॉस्पिटल खोल लेता हूँ, मैं इसको तो बंद कर देता हूँ। तो अगर मान लीजिए देश के 2-3 लाख 4 लाख स्कूल बंद हो जाते हैं ऐसे, भगवान ना करे, तो फिर ये बड़ा झटका है। उसकी तैयारी गवर्नमेंट की क्या है? क्या गवर्नमेंट उसको फिर अडॉप्ट करेगी, उसको परचेज करेगी? जैसे कि कोई एक बैंक दिवालिया हो रहा होता है तो दूसरा बैंक उसको ले लेता है कि उसका मर्जर की व्यवस्था आरबीआई ने कर रखी है। तो क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट का ऐसा कोई मर्जर गवर्नमेंट ने बनाया और नहीं बनाया? तो मेरी स्ट्रांग राय है, इसको सोच लीजिए। जो कोचिंग व्यवसाय है जैसे कोटा के अंदर, और आप जानते हैं कि भारत एक हब है कोचिंग व्यवसाय का, तो ये शिक्षा नीति जब लागू होगी तो क्या इन कोचिंग व्यवसाय के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, या इन कोचिंग के जो संचालक हैं या वहाँ जो छात्र पढ़ते हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस नई शिक्षा नीति का? इनके ऊपर तो बड़ा खतरनाक इफेक्ट आने वाला है। अगर स्कूल का पूरा करिकुलम बदल रहा है तो कोचिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंस बहुत बड़ा बदलेगा। सारी फैकल्टीज को नया काम करना पड़ जाएगा। याद रखिए, गवर्नमेंट केवल स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएगी, तो कोचिंग के टीचर की ट्रेनिंग कहां से होगी पता नहीं, नए सिलेबस के ऊपर, है कि नहीं? नया सिलेबस, वोकेशनल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल का डेवलपमेंट, कोडिंग, उसके बाद में इंटर्नशिप, इवैल्यूएशन शीट, इनकी सारी जानकारी कोचिंग इंडस्ट्री को लेने के बाद में फिर उसके ऊपर अपनी फैकल्टीज को तैयार करना। जो एक फैकल्टी की आदत है एक क्लास में खड़े होकर 200 बच्चों के ऊपर बात करने की माइक में, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आने वाला है। कोटा के अंदर तो 1200, 1500 बच्चे हॉल थिएटर में, ऑडिटोरियम में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे कराई जाएगी, आई डू नॉट नो। ये अपने आप में चैलेंज है। इस इंडस्ट्री को तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। और ये इंडस्ट्री, या तो हो सकता है गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करेगी, कहीं ना कहीं इनको काम देगी अपने साथ में। ये अच्छा प्रयोग हो सकता है ये, क्योंकि वो लोग अच्छे ट्रेंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में टाई अप कर ले। जैसे कि हाईवे बनाना होता है तो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से टाई अप कर लिया जाता है, उसी तरह से इसको बनाने के लिए किसी कोचिंग कंपनी से, इंडस्ट्री से टाई अप किया जाए जो अच्छा कर रही है, और उनका एक्सपीरियंस लिया जाए तो बढ़िया बात है। एक अच्छी बात आपने बोली वोकेशनल ट्रेनिंग की, पूरा नया सब्जेक्ट है। एक तरह से ये पूरी इंडस्ट्री अलग है, इसको तो एक नया इमरजेंसी होगा। अब एक सवाल था कि बच्चे शहर के जो है लोकल लोगों के पास जाकर के ट्रेनिंग लेंगे। अब ये आइडियल बात भी देखिए और रियल सिनेरियो देखिएगा, है ना? मैंने उस पर सब सोचा, लगा दिलचस्प तो लगा मुझे, पूरी चिंता भी हुई मुझे। अब मान लीजिए बच्चे बच्चियां हैं, वो किसी प्लम्बर के पास जा रहे हैं, वो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहे हैं, किसी गार्डनर के पास जा रहे हैं। तो बच्चे तो यूनिफॉर्म पहन करके जा रहे हैं, बैग लेकर के जा रहे हैं, आइडियल सिचुएशन में जा रहे हैं कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में तो कई तरह के लोग हैं। अब उन्होंने क्या पहन रखा है, वो कैसे रह रहे हैं उस टाइम पर, उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका बात करने का तरीका कैसा है, ये इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं? मान लीजिए वहां बच्चा जा रहा है और 4 गाली सीख कर आ रहा है, राइट? वहां बच्चा सीखने जा रहा है मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम, और वो तो गुटखा खाना सीख के आएगा क्योंकि वो खाते रहता है, वो कोई बीड़ी पीता रहता है, राइट? तो ये चीजों पर बच्चों पर असर और इनका आपस में मिलान कैसा हो, इसके लिए क्या एजेंसी हायर करेगी? क्या खास तौर पे ऐसे अर्बन क्लैब जैसी कंपनी से टाई अप करेगी जो इस तरह की व्यवस्थाएं देती है? क्या पहले उनको ट्रेनिंग कराएंगे, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन, गार्डनर को, कि हमारे बच्चे आएंगे, आपको ये यूनिफॉर्म पहननी है, ऐसा रहना है, गुटखा नहीं खाना है, तमीज से बात करनी है, अच्छे से सिखाना है, मॉड्यूल बनाना है, उनको फिर रेटिंग देनी है, उनका इवेल्युएशन, उनकी इवेल्युएशन शीट बनानी है। तो ये सब अपने आप में फिर से एक फैंटेसी वाली दुनिया का दरवाजा खोलती है, और उसके अंदर सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अंदर क्या रखा हुआ है वो तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। तो ये सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज मोर ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग बट सीम्स टू बी वेरी चैलेंजिंग। से ये बताया जा रहा है, शिक्षा नीति के बारे में बोला जा रहा है, अगर इसी ढंग से ये लागू भी होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे भारत के ऊपर पड़ने वाला है। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये समाधान है इसको कैसे लागू करना चाहिए, इसमें आपकी क्या सोच है, आपका क्या दृष्टिकोण है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको लागू कैसे करोगे तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सुंदर बात है। किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले तो शिक्षा क्या है और शिक्षा के बेसिक ग्रंथ क्या है, उस पर विचार मंथन और उस पर खुद की ट्रेनिंग। इस शिक्षा नीति को लागू करने वाले विद्वान जन, इसकी कोई जूरी, इसको बनाने वाली जो जितने भी लोग हैं इसके अंदर, उनका खुद का एक्सपर्टीज होना चाहिए एजुकेशन पे, शिक्षा दर्शन पे, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा टेक्नोलॉजी और जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई बातें उनके ऊपर।
फिर उनको पता होना चाहिए ऐसी एजेंसीज का कि ये जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये किनके थ्रू पूरा होगा। वोकेशनल बॉडी कौन सी होगी, प्रैक्टिकल बॉडी कौन सी होगी, साइकोलॉजिकल बॉडी कौन सी होगी, और ये सारी चीजें लागू करने के लिए टीचर्स तक पहुंचाने से पहले वो बॉडीज तैयार हो जाए जो टीचर्स को ट्रेनिंग देगी। तो पहला स्टेप होगा टीचर्स की ट्रेनिंग। टीचर्स की ट्रेनिंग के बाद तुरंत अगला स्टेप होगा कि टीचर ट्रेंड भी हो जाए। मैं मान लो ड्राइवर बन भी गया तो कार भी तो होनी चाहिए मेरे पास में, और होना भी चाहिए, यानी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दूसरा बड़ा काम साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। सारे इंडिया की सारी स्कूलों को एक कॉमन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे लाना पड़ेगा कि ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में फिर टेक्नोलॉजी का समावेश और इस तरह से आईटी कंपनियों के साथ जुड़ करके उसमें रियलिटी में ये सब पूरा हो जाए। उसके बाद में अगला स्टेप होगा पायलट करना। मेरे को लगता है कि पहले पायलट करना चाहिए कुछ शहरों के साथ में और फिर इवेल्युएट करना चाहिए। उसके बाद में टीचर्स हायरिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ट्रेनर्स की हायरिंग और एक्सपर्ट्स की हायरिंग, ये सब करके एक हॉलिस्टिक स्कूल बॉडी तैयार करनी पड़ेगी। और जो कि धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, पहले एक साथ सारे अगर ये लागू कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को एडवाइस करता हूं कि ये एक एक सेक्शन को, जैसे फाउंडेशन, प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी है, तो एक एक सेक्शन को लागू करें। और ज्यादा अच्छा रहता है कि वो पहले 9, 10, 11, 12, क्योंकि वहां तक बच्चा विकसित होता है, उसका रिस्पॉन्स ठीक होता है, उस वाले सेक्शन को लागू करें। और फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताना होता है, और बाकी जो बीच का है उसको अगले पायलट के लिए रखे। इस तरह से इसको आगे लेकर के आए। तो मैं इसको 5 भागों में बांटता हूँ। पहला, टीचर की ट्रेनिंग। दूसरा, इसको बनाने वाली जो बॉडी है उसका खुद का इसके ऊपर एक्सपर्टीज रहना और सारी एजेंसीज का बारे में पता होना। तीसरा, एजेंसी हायर करना और ऐसे जितने भी लोग इंडिया में एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं उनको एडवाइजरी बॉडी में डालना। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्म करके डेवलप करना। और 5वां, कॉमन पॉलिसी लागू करने से पहले छोटे प्रयोग और पायलट करना। तब जाकर के ये पॉलिसी 15 साल के अंदर वास्तव में एक आइडियल मैकेनिज्म इंडिया को दे सकती है एजुकेशन का, और वास्तव में बच्चे एसेट्स बन सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया, और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर हैं या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या वो सरकारी स्कूल के कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट स्कूल के ओनर या वहाँ के शिक्षक हैं, उनको इस वीडियो को देख के बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो डॉक्टर विनोद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतनी विस्तृत जानकारी दी, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे कि आप ऐसे जुड़े रहें और हमारे भारत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और इतनी बड़ी चर्चा मैंने अभी तक इंटरनेट पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं देखी। आपके सवाल अद्भुत रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा रही है। मुझे लगता है कि इस वक्त इस बात को देश के सभी टीचर्स, स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स और खासतौर पे गवर्नमेंट बॉडीज को देख लेना चाहिए ये वाला वीडियो, ताकि वो ये जान पाए कि हम एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज अ काइंड ऑफ शिक्षाविद और टीचर हमारी तैयारी और सोच कैसी है। तो मैंने मेरी सोच को यहाँ पर रखा और मैं उत्सुक रहूंगा कि आज हमारी जो बातचीत रही है इससे कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम आए। अगर यही सब वास्तव में शिक्षा पद्धति में है तो मैं इसका स्वागत भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आया। और ये सब नहीं है तो इस पर विचार भी हो जाना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच।